पढ़ लिया बेटा? पढ़ लिया सबने? नहीं पढ़ा? सब आता है? सब आता है मैं ना, पूछ लूं? में तो बच्चों एक बार रिवीजन कर लें एमएसएमई में हमने क्या क्या किया था। ठीक है, और बेटा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका बच्चों दैट्स कॉल्ड द माइक्रो स्मॉल एंड द मीडियम इंटरप्राइज, जिस पे गवर्नमेंट बेटा हर बार कुछ ना कुछ स्कीम निकालती रहती है। क्योंकि गवर्नमेंट का जो मेन यहाँ पर जो मेन प्रोसेस जो क्या है कि हमें जो छोटी इंडस्ट्रीज है, छोटी इंटरप्राइज है, उनको डेवलप करना है। ठीक है जी, तो बच्चों मुझे बता सकते हो माइक्रो किसको बोलते थे, स्मॉल किसको बोलते थे, मीडियम किसको बोलते थे? 1 करोड़ क्या था? इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट इन द इक्विपमेंट। और 5 करोड़ था एनुअल टर्नओवर। अब उसका कर दो 10 टाइम्स, स्मॉल के लिए 10 करोड़ और 50 करोड़, फिर उसका कर दो 5 टाइम्स, 50 करोड़ और 250 करोड़। तो वेरी गुड बेटा यहाँ पे, ठीक है जी, यहाँ पे दैट्स द पॉइंट। मुझे इसके बाद मुझे बताओ, इसमें 2 डिपार्टमेंट बनाए गए थे इस एक्ट को चलाने के लिए। पहला डिपार्टमेंट कौन था? नेशनल बोर्ड, ठीक है जी, यहाँ पे नेशनल बोर्ड, और प्लस दूसरा जो डिपार्टमेंट था काउंसिल, फैसिलिटेशन काउंसिल। नेशनल बोर्ड में जो बता सकते हो कंपोजिशन क्या क्या था? एक तो चेयरमैन था, चेयरमैन कौन था? जो सीजी की जो मिनिस्ट्री है, जो इस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द एमएसएमई के लिए बनाई गई है, उसका जो मिनिस्टर इन चार्ज है, तो जो उसको यहाँ पे चेयरमैन बनाया जाता है। क्लियर? और उसी डिपार्टमेंट में से डिप्टी किसको लिया जाता था? डिप्टी मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसको यहाँ पे लिया जाता था। और अगर उसका उसमें अगर डिपार्टमेंट में डिप्टी मिनिस्टर या मिनिस्टर चार्ज नहीं है, तो फिर सीजी अपनी मर्जी से किसी को भी अपॉइंट कर सकता था। ठीक है, अब जो मैं वन बाय वन आपको सिर्फ अमाउंट बताऊंगा, मतलब उसमें नंबर ऑफ पर्सन बताऊंगा, आपको बताना है कौन सा था ये। मुझे बताओ 20% एसोसिएशन से लिए जाते थे, जैसे बनी हुई है, उसमें से कम 3 किसके थे? आउट ऑफ 20 में से एटलीस्ट 3 थे विमेन के, और एटलीस्ट 3 क्या थे? ठीक है, माइक्रो इंटरप्राइज के। वेरी गुड। नेशनल बैंक के बता सकते हो, बैंक के कौन कौन से थे? 4 बैंक के। नेशनल बैंक का चेयरमैन, आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या उसके लेवल तक होना चाहिए। ठीक है, इंडियन बैंक एसोसिएशन से होना चाहिए था। और लास्ट वन स्मॉल, वेरी गुड, स्मॉल इंडस्ट्री से भी लिया गया था बेटा में। वेरी गुड। मुझे बता सकते हो मिनिस्ट्री में से कौन कौन से 5% थे? कौन कौन सी मिनिस्ट्री में से 5% लिए गए थे? तो ये सब जो लिख लिया था हमें, चेक करो कौन कौन से चार्ज होता है मिनिस्ट्री होता है एमएसए में लिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। तो यहाँ से बेटा हमने वहां लिए थे, और ये टोटल आपके थे एक्स ऑफिशियो, तो जब आपके लिए गए थे। तो बेटा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया था आपका। ठीक है जी, तो आई थिंक सो आप याद करके भी आए होंगे। क्लियर? तो बच्चों नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर जो मैंने इस चैप्टर को जो डिवाइड किया था, तो इसमें बच्चों सिर्फ आपके 2 पार्ट यहाँ पे आपके रह गए हैं, देन योर चैप्टर फिनिश। और यहाँ बच्चों हम स्टार्ट करें बेटा पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 में बेटा यहाँ पे 2 रजिस्ट्रेशन के बीच में बात की गई है। ठीक है जी, तो यहाँ बेटा हम 2 रजिस्ट्रेशन के बीच में बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट में आता है उद्यम। उद्यम रजिस्ट्रेशन, और सेकंड बेटा यहाँ पे दैट इज द एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन। बेटा इसमें जो ये उद्यम वर्ड लिया गया ना, सभी लोग प्लीज यहाँ पे पॉइंट ध्यान सुना। बच्चों उद्यम का मतलब ये किससे वर्ड लिया गया? उद्योग। ठीक है, यहाँ पे कि जो उद्योग बिजनेस, तो बच्चों उससे ये वर्ड बेटा पे आपका लिया गया है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन। और यहाँ बच्चों को क्या बोलता है कि जो भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज जहाँ पे गवर्नमेंट ना उनको चाहते हैं कि वो हमारे कंट्रोल में रहे, तो गवर्नमेंट ने वहां पे उनको क्या बोला है कि भाई अगर आप कोई भी अगर आप इस एक्ट का बेनिफिट लेना चाहते हो ना, तो आपको पहले अपनी एक एंट्री करवानी पड़ेगी। और वो एंट्री कहाँ पे करवानी पड़ेगी? आपको गवर्नमेंट के पास करवानी पड़ेगी। और उसी एंट्री को बेटा पे नाम क्या बोल दिया गया? उद्यम रजिस्ट्रेशन। बच्चों यहाँ पे ना ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होगा बेटा, यहाँ पे ये 2 फायदे यहाँ पे सबसे पहले लिया गया है। एक तो पूरा पूरा बच्चों ये ऑनलाइन फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे बताइए कि ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा। और दूसरा बच्चा पे ये जो रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा ना, इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। गवर्नमेंट इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज से कोई पैसा चार्ज नहीं करते। ठीक
ठीक है यहाँ पे। और ये बच्चों यहाँ पे जस्ट कह सकते हो यहाँ पे कि ये उद्यम रजिस्ट्रेशन जो रखा गया है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइजेस, जिससे कि गवर्नमेंट को पता चलता रहे कि ये एक वाकई एक अथॉरिटी है और इसने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है। ठीक है यहाँ पे कि वाकई एक इंटरप्राइज है जिसने अपने आप को रजिस्टर यहाँ पे करवा लिया। तो ये बच्चों यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो बच्चों यहाँ पे फॉलो आपका किया जाएगा। ठीक है यहाँ पे तो बेटा इस नथिंग सिंपल कह सकते हो। उद्यम रजिस्ट्रेशन में मेन क्या आता है बेटा यहाँ पे कि मेन बस आपको अपनी एक एंट्री करवानी है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में डालना है कि सर हम एक माइक्रो बिजनेस कर रहे हैं या स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं या फिर एक मीडियम बिजनेस कर रहे हैं बेटा यहाँ पे। और उसी रजिस्ट्रेशन को बच्चों यहाँ पे नाम क्या बोल दिया गया है, उद्यम रजिस्ट्रेशन। ठीक है यहाँ पे लेकिन बेटा जो सेकंड जो बात करते हैं एनएसआईसी, बच्चों देखो एनआईसीसी में क्या है, गवर्नमेंट ने कि बड़ा एक स्टेप लिया था और इसमें बच्चों स्टेप क्या लिया गया था कि जो छोटे वाले बिजनेस है, माइक्रो बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, बच्चों इनको ना गवर्नमेंट जो भी परचेजिंग करती है, गवर्नमेंट जितने भी टेंडर्स निकालती है, तो गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही पर्पस था कि कुछ टेंडर किसको मिलने चाहिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को मिलने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि जो जितने भी टेंडर निकाले अगर हर कोई अगर लार्ज इंडस्ट्री को लेके चली जाएगी तो माइक्रो एंड स्मॉल के लिए क्या बचेगा, बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। तो गवर्नमेंट ने बेटा यहाँ पे ना जितने भी टेंडर सप्लाई होते हैं और आप अगर एक माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज उन टेंडर में अगर पार्टिसिपेट करना चाहती है, उन टेंडर में बच्चों बेनिफिट लेना चाहती है, जो टेंडर गवर्नमेंट ने सिर्फ किसके लिए रिजर्व किया हुआ है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में जो किया हुआ है, तो उसके लिए आपको बेटा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा, वो एनएसआईसी में। बच्चों एनआईसीसी कोई गवर्नमेंट का नहीं, ये एक कंपनी है जिसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपकी ड्यूटी है कि जो प्रोडक्ट हमने माइक्रो एंड स्मॉल के रिजर्व किया है वो टेंडर से उन्हीं को आप प्रोवाइड करोगे। और इसकी प्रूफ मैंने को बताई थी, याद होगा, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, याद आ रहा है बेटा यहाँ पे आपको, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ये सप्लायर में आया था आपका टॉपिक ये, जो हमने सप्लायर की जो डेफिनेशन वहां पे की थी। तो बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हो बेटा कि अगर हम चाहते हैं फॉर गवर्नमेंट टेंडर, आप गवर्नमेंट टेंडर में बेटा अगर कोई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में अगर वहां पार्टिसिपेट करना चाहती है तो बेटा उसके लिए आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन तो पहले होना ही होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको कौन सा रजिस्ट्रेशन और कराना है, टेंडर लेने के लिए एनआईसीसी और आपको कराना पड़ेगा। ठीक है जी यहाँ पे। और ये भी बच्चों जो एनआईसी का जो बच्चा रखा गया है सेम थिंग, ऑनलाइन फॉर्म रखा गया है। इट इज द ऑनलाइन फॉर्म एंड कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी यहाँ पे। अब जो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब यहाँ पे हम टेंडर्स, गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज को जो क्यों याद कर रही है, क्या लगता है आपको। तो बेटा यहाँ पे ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जब गवर्नमेंट को टेंडर निकलता है, पहली बात तो उस टेंडर में नंबर आना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे सबसे लोअर पे लोअर कॉस्ट बोलते हैं। मान लो किसी ने कहा 50 रुपए, कोई कहता है जी 20 रुपए में हम कर देंगे, और 20 रुपए में करने के लिए क्यों रेडी हो जाते हैं लोग वहां पे, हाँ जी, क्योंकि वहां पर उनके पास नंबर हो, मतलब लार्ज इंडस्ट्री है तो उसके लिए 20 रुपए कोई ठीक है, भाई ज्यादा क्वांटिटी बनाएंगे तो कॉस्ट कम पड़ेगी। जैसे वही होता है ना, आपने जल्दी सुना होगा जैसे क्लासेस का होता है, फेस्टिवल क्लास महंगी होती है, पेन ड्राइव क्लास सस्ती होती है, क्यों होती है, सुना होगा आपने। बेटा वहां पे रीजन क्या होता है, वहां पे जो पेन ड्राइव होता है ना वो समझ समझ रहे हो ना, वहां पे मतलब क्वांटिटी ज्यादा हो गई, उनकी मेहनत कम है, कॉस्ट तो कम पड़ रही है, तो ठीक है सस्ती बेच देते हैं। फेस टू फेस में आपके टेस्ट होते हैं, सारी चीजें होती है, तो मेहनत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट ज्यादा। तो वही सेम थिंग बेटा, मुझे बताओ माइक्रो एंड द स्मॉल इंडस्ट्रीज में, ध्यान सुना बच्चों बड़ी यहाँ पे, माइक्रो एंड द स्मॉल इंडस्ट्रीज में क्या कॉस्ट ज्यादा पड़ती होगी, क्वांटिटी कम बनती होगी तो कॉस्ट ज्यादा पड़ती होगी। तो इसी वजह से बच्चों वहां पे टेंडर मिलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। दूसरी बच्चों सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है, अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी, ईडीएम, सुना कभी व्हाट इज मीनिंग ऑफ अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी। बच्चों अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी का मतलब होता है कि जब अगर कोई टेंडर मिल गया और सपोज वो टेंडर है 5 करोड़ का, तो स्टार्टिंग में ना अगर वो टेंडर गवर्नमेंट ने आपको दे दिया है तो आपको स्टार्टिंग में एक अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ता है आपको पहले। ठीक है यहाँ पे लाइक एज ए सिक्योरिटी कि भाई अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो सिक्योरिटी को फॉरफिट कर लिया जाएगा, और वो भी एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। मान लो 5 करोड़ का कोई टेंडर मिला है ना, तो कम से कम 1 से 2 करोड़ रुपए आपको डिपॉजिट कराने पड़ते हैं। तो सोचो बेटा वहां पे एक स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्री क्या इस तरह से टेंडर में पार्टिसिपेट करेगी क्या। आपको तो दिल्ली में मैक्सिमम लोग डीडीए के फ्लैट क्यों नहीं खरीदते, पहले वैसे तो खरीद लेते हैं लेकिन ज्यादा क्यों नहीं खरीदते, क्योंकि इसमें एक अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी बहुत ज्यादा होती है वहां पे।
उनको स्टार्टिंग में 10 से 20 लाख रुपए देने पड़ते हैं मीडियम फैमिली को, तो उनको वहां कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, यार ये कहाँ से देंगे हम, मुझे बेटा यहाँ पे। तो वही सेम थिंग, तो बच्चे यहाँ पे ना स्मॉल मीडियम एंड देखो उसके लिए बच्चे एक बेनिफिट क्या दे दिया कि अगर गवर्नमेंट का कोई जब आपको टेंडर मिलेगा ना, तो एक बेनिफिट और बेटा यहाँ पे आपको दिया जाएगा कि आपके लिए कोई भी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का कंसेप्ट नहीं होगा। तो ईएमडी का बच्चों कोई कंसेप्ट यहाँ पर नहीं आएगा। तो बताओ बेनिफिट है या नहीं है ये भी बेटा, है ना। तो ये सब जो एक बेनिफिट यहाँ पे जो दिया गया है, जो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे। और ये जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर बताओ, या फिर दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है एनआईसी का रजिस्ट्रेशन बताओ प्लस उसका बेनिफिट बताओ कि एनआईसी का बच्चों क्या क्या बेनिफिट यहाँ पे होता है बेटा पे। और बच्चों आज के टाइम में बच्चों अगर मैं बात करता हूँ ना, ठीक है, गवर्नमेंट के बेटा जितने भी प्रोडक्ट है ना, तो गवर्नमेंट ने मोर देन 300 प्रोडक्ट्स, ठीक है, सिर्फ रिजर्व किए हुए हैं ओनली फॉर एमएसएमए। मतलब उसमें लार्ज इंडस्ट्री पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकती। क्लियर। अभी एट प्रेजेंट प्राइस चल रहा है 349, लेकिन आई विल सजेस्ट, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, तो आप एग्जाम में क्या लिख के आ जाओगे, मोर देन 300, कि 300 से ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ किसके लिए रिजर्व है आज के टाइम में, एमएसएमई के लिए जो रिजर्व है। बेटा यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये सब जो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए बेटा यहाँ पे। अगर ये दो रजिस्ट्रेशन आपको बताए गए हैं, दैट्स द उद्यम रजिस्ट्रेशन एंड सेकंड वन एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन, तो इन दोनों का मेन इंपैक्ट क्या है, उद्यम क्यों करा रहे हैं और एनएसआईसी क्यों करा रहे हैं, तो बता सकते हो जो एनआईसीसी क्यों करा रहे हो, टेंडर लेने के लिए बस, ठीक है, टेंडर हमें मिलने चाहिए गवर्नमेंट के। और याद रखना बेटा, प्राइवेट टेंडर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सब किसके टेंडर की बात करते हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट के टेंडर्स की बच्चों बात कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे तो आप बेटा तो पढ़ते इसमें बच्चों यहाँ पे कि क्या बच्चों दिया गया उद्यम में क्या क्या बच्चों फॉर्मेलिटीज होंगी, ठीक है, और देन बेटा उसके बाद लिखते हुए चलेंगे बच्चों इसमें। तो देखो यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि इसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना है, और इसके लिए कौन सा पोर्टल ओपन होगा वेब पे, गूगल पे आप सर्च करोगे, किस नाम से सर्च करोगे, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, और वहीं पे एक पोर्टल ओपन होगा, और वहां पे आपकी बच्चों कोई भी फीस भी नहीं लगेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बेटा यहाँ पे, अगर आप वहां पे रजिस्ट्रेशन कराओगे ना, तो एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, सिर्फ आधार कार्ड देना है आपको। मतलब थोड़ा सा अगर बड़ी हो जाए, मान लो कंपनी है, फर्म है, तो थोड़ी सी फॉर्मेलिटी ज्यादा बढ़ जाएंगी आपकी, लेकिन इन जनरल बच्चों लिखा गया है आपको बच्चों अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना है, तो इसके लिए सिर्फ क्या देना बेटा, आधार नंबर। तो यहाँ बच्चों अगर मैं उद्यम रजिस्ट्रेशन जो लिखते हैं, बेटा उद्यम के लिए यहाँ बेटा पॉइंट आता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे ऑन उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो यहाँ बच्चों हम क्या क्या बच्चों यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन में क्या क्या बच्चों डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ बच्चों मेन जो डॉक्यूमेंट आपको बताया गया दैट्स द आधार कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है जी। नहीं नहीं, सोनी को देखो, सोनी तो एक अपने में लार्ज इंडस्ट्रीज में आ जाती है, तो उसको आप माइक्रो स्मॉल भी नहीं कह सकते, लेकिन अगर एक ऐसी कोई कंपनी है जिसमें बेटा वहां पे आप क्या करना चाहते हो, वहां पे आप अपने आप को उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो एज ए माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज में, तो देन करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, नहीं नहीं देखो इसमें बेटा यहाँ पे मैं सप्लायर की रिगार्डिंग बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ तो आप सिंपल बस अपना एक बिजनेस सेट कर रहे हो माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज में बस। अगर आपको सप्लायर बनना है तो वो तो सिर्फ गवर्नमेंट टेंडर के लिए आप अपने आप को कंपलसरी कर सकते हो, और वो सप्लायर बनने के लिए आपको बेटा वहां पे एनएसआईसी के अंदर भी इससे आपको कराना पड़ेगा। तो सप्लायर की बातें आपके उद्यम में नहीं होती, सप्लायर की बातें किसमें होती है, एनएसआईसी में होती है। हाँ वो भी खुद सप्लायर होता है, मतलब अल्टीमेटली देखो एनएसआईसी गवर्नमेंट को सप्लाई करता है, और एनएसआईसी किससे पहले लेगा, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज से वो लेता है, ठीक है यहाँ पे, तो इसलिए वहां पे इसको कवर किया गया है बेटा यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे ना आधार कार्ड बेटा किस किस का जाएगा, तो बच्चों ध्यान से ना, अगर वो एक माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेस बच्चों कौन है, एक प्रोपराइटर है, तो जो प्रोपराइटर तो उसी का चला जाएगा, ठीक है। अगर मान लो बेटा वो एक पार्टनरशिप फॉर्म है, तो फिर किसका जाएगा, क्या लगता है आपको, आधार कार्ड किसके जाएगा, तो चेक करो एक बार, आधार कार्ड शैल बी द प्रोपराइटर, अगर वो प्रोपराइटरशिप फॉर्म है तो, ठीक है जी। और अगर वो एक पार्टनरशिप फॉर्म है, तो बेटा जो मैनेजिंग पार्टनर है, तो जो मैनेजिंग पार्टनर किसको बोलते हैं, एक्टिव पार्टनर, ठीक है जी यहाँ पे। तो यहाँ पे बेटा अगर वो एक फर्म है ना,
तो उस केस में जो आधार कार्ड जाएगा बेटा वो एक्टिव पार्टनर्स का जाएगा। एक्टिव पार्टनर भी बोल सकते हो और उसको आप मैनेजिंग पार्टनर बेटा बोल सकते हो, तो उसका आधार कार्ड आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, प्रोप्राइटर में तो आपको पता है एक सिंगल पर्सन होता है, तो प्रोप्राइटर में तो उसी का आधार कार्ड चला जाएगा। लेकिन अगर फर्म है तो जितने भी जो मैनेजिंग पार्टनर है बेटा उनका वहां पे आधार कार्ड आपको देना है। और तीसरा जो लिया गया, अगर वो एक HUF है, कौन है बेटा यहाँ पे, एक HUF है, तो बेटा उसमें किसका आधार कार्ड जाएगा, सिर्फ कर्ता का जाएगा। तो एक छोटा बिजनेस जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आता है, तो उसमें सभी मेंबर का नहीं जाएगा आधार कार्ड, सिर्फ कर्ता का जाएगा, कर्ता का जाएगा। तो ये रिक्वायरमेंट बेटा यहाँ पे एक्टिव पार्टनर में कवर करनी है। इसके अलावा देखो जो कंपनी होती है, तो कंपनी आपको पता है जो मैनेज करता है उसी को यहाँ पे लिया गया। क्लियर, सेम थिंग LLP है तो सेम थिंग मैनेजिंग पार्टनर वहां पे ले लिया जाएगा, तो उनका आधार कार्ड तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो ये जो देखो आधार कार्ड को देना है, प्लस सेकंड थिंग तो उसमें एक पैन नंबर भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बेटा पे, पैन कार्ड। बेटा एक पॉइंट मुझे बताओ, इट इज कंपल्सरी कि उनके पास पैन कार्ड होगा ही होगा? हाँ जी, क्या जरूरी है कि हर प्रोप्राइटर की जो इनकम है वो 5 लाख से ज्यादा होती है? लेकिन जरूरी ये भी नहीं है कि जिसके पास 5 लाख से कम है वो पैन कार्ड बनवाएगा बनवाएगा, इट्स कंपल्सरी। मुझे बताओ, क्या पैन कार्ड बनवाना जिसकी इनकम अगर एक्सीड नहीं करती है, क्या उसके लिए पैन कार्ड बनवाना ऑप्शनल होता है या मैंडेटरी होता है? जिसकी इनकम एक्सीड करती है उसके लिए तो मैंडेटरी होता है, लेकिन जिसकी इनकम 5 लाख से कम होती है उसका ऑप्शनल होता है कि वो चाहे तो बनवा सकता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे तो पैन कार्ड उनके लिए कंपल्सरी नहीं किया गया है। गवर्नमेंट कहती है भी कंपल्सरी होना चाहिए, लेकिन जिसकी इनकम, जिसकी रिटर्न ही फाइल नहीं हो सकती, जिसकी इनकम ही 1 या 2 लाख रुपए साल की होती है, तो बेटा उनके लिए यहाँ पे मैंडेटरी नहीं किया गया। बच्चों लेकिन यहाँ बेटा देखो उद्यम रेशन के लिए क्या बोला गया कि बच्चों जो पैन कार्ड की जो डिटेल देनी पड़ेगी ना, 2 लोगों को देनी है। किस किसको देनी है, एक LLP को देनी है और एक कंपनी को देनी है। क्या इनका पैन कार्ड होगा, नहीं होगा? समझे बेटा हमें? तो हाँ जी, कंपनी का आधार कार्ड नहीं, कंपनी में जो मैनेजिंग एजेंट है, मतलब मैनेजिंग वहां पे जो MD है, उसका आधार कार्ड वहां पे जाता है, जो कंपनी के सारे अफेयर्स को कंट्रोल करता है। ठीक है बेटा हमें, तो देखो लिखा गया बेटा हमें, अगर वो एक कंपनी है, LLP है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या रजिस्टर्ड या सोसाइटी है, या फिर ट्रस्ट है। कौन कौन लिया गया बेटा यहाँ पे, कोई कंपनी है, LLP है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ट्रस्ट है, तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन को और उसका जो ऑथराइज सिग्नेटरी है बेटा वो 2 चीज प्रोवाइड करेगा। एक तो क्या प्रोवाइड करेगा, GSTIN नंबर देगा बेटा, दूसरा क्या देगा वो, और अलोंग विद क्या देगा वो, देखो 3 चीज आ गई बेटा। ठीक है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आप बोल सकते हो किस किस के लिए बोला गया बेटा, सोसाइटी, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो बेटा यहाँ पे GSTIN नंबर जाएगा, पैन नंबर भी जाएगा और आधार कार्ड भी जाएगा। और आधार कार्ड किसका जाता है बेटा, यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी का जाता है। और ऑब्वियसली ऑथराइज सिग्नेटरी जिसको पावर दी गई है भी साइन वाइन करने की, तो उसका यहाँ पे आधार कार्ड जाएगा, और बाकी पैन कार्ड और सब कुछ जाएगा बेटा। ये हो सकता है, लेकिन इतनी छोटी फर्म में कंपनी में काम करोगे आप? हो सकता है मीडियम इंटरप्राइज तक काम कर लोगे, लेकिन बिल्कुल स्मॉल में तो क्यों काम करोगे आप? ठीक है, बाकी अगर हो सकता है तो कर सकते हो उसको भी, मना तो नहीं किया गया। हाँ, अपने में कर सकते हो आप। यार बेटा यहाँ पे समझ में आया जो वर्ड? ठीक है, कोई डाउट बेटा यहाँ तक किसी को? तो ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए याद रखना है, आधार कार्ड तो देने देना है, लेकिन साथ में बेटा यहाँ पे क्या जाएगा, पैन कार्ड की कॉपी बेटा यहाँ पे आपको साथ में देनी है। आगे बढ़ो बच्चा, ये बताओ ये पॉइंट क्या बेटा यहाँ पे, जिसने बच्चों अपने आपको उद्यम में रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, ठीक है जी यहाँ पे, और जब उद्यम रजिस्ट्रेशन कराया तो उसने बच्चों क्या दे दिया था उस टाइम पे, पैन नंबर। और बाद में बेटा कोई भी इंफॉर्मेशन अगर पेंडिंग रह गई, मान लो बच्चों बाद में, देखो इसका मतलब क्या कह रहा है बेटा, ठीक है, इसका एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पे लेके चलता हूँ, ध्यान सुनो। एक पर्सन है ना बच्चों, हमें सपोज 2015 में उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाया था, ठीक है, और उद्यम में बच्चों यहाँ पे उसने पेन भी दे दिया था, पैन कार्ड भी दे दिया था। क्या लगता है पैन कार्ड में क्या सारी डिटेल होती है? क्या क्या होता है उसमें? एड्रेस होता है, नेम होता है, एक पैन नंबर होता है, सिग्नेचर होते हैं, फादर नेम होता है ना? तो जो भी बेटा उसमें डिटेल होती है ना, तो वो आपने डिटेल फिल कर दी। बच्चों बाद में ना क्या होता है, सपोज 2018 में
2018 में बेटा इस फॉर्म को थोड़ा सा अपडेट किया गया और इसमें कुछ इंफॉर्मेशन की डिमांड और की गई। ठीक है जी। और बच्चों इसमें ना जो इंफॉर्मेशन डिमांड की गई ना वो पेन के अंदर नहीं दी। जो आपने पेन कार्ड दिया था ना तो उसमें वो डिटेल नहीं दी। तो क्या लगता है वो डिटेल आपको देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी? देखो बच्चों लिखा गया है वो डिटेल जो आप दोगे ना वो सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे दोगे आप। बड़ी मीनिंग सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस, नीचे साइन कर दोगे सेल्फ अटेस्टेड जिसको आप बोलते हो कि आई डिक्लेयर दैट कि मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब ट्रू एंड करेक्ट है और साइन करके आप दे दोगे। तो जो इन्फॉर्मेशन बेटा अगर उद्यम में और पेन कार्ड में आप जो डिटेल दी है उसमें अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन रहती है तो बाकी रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन आप कैसे बच्चों प्रोवाइड करोगे? सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस बच्चों आप वहां पे प्रोवाइड करोगे। याद रखोगे वर्ड बेटा यहाँ पे। ठीक है जी। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट यहाँ पर एक इंटरप्राइज को बच्चों मैक्सिमम कितने रजिस्ट्रेशन मिल सकते हैं? हाँ जी। तो बेटा ये भी एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना, ऊपर लिखना चाहिए ऊपर लिख सकते हो। तो बेटा डेट इज बेटा यहाँ पे तो क्या लिखा है यहाँ पे? वन इंटरप्राइज इक्वल टू वन उद्यम रजिस्ट्रेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बेटा यहाँ पे आपको यहाँ पे बच्चों अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको एक इंटरप्राइज को सिर्फ एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा यहाँ पे उस रजिस्ट्रेशन का कोई भी टेन्योर नहीं है। मतलब बोल सकते हो वैलिड फॉर लाइफ टाइम। आप इसको ऐसे बोल सकते हो वैलिड फॉर लाइफ टाइम, या फिर आप उसको ऐसे बोल सकते हो इट्स द वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करवाना ही नहीं है वहां पे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन बेटा वहां पे आपको दिया गया, नो रिन्यूएबल। ठीक है, कोई रिन्यूअल क्वेश्चन ही नहीं आएगा जब हमने लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया है। समझ में आया? बोलो, नोट कर लो बेटा जल्दी से फास्ट। तो बस वो जो एग्जाम में आएगा ना तो आपको बेटा वहां पे बस वन बाय वन सारी कंडीशन लिख के आनी है। तो उद्यम के लिए आधार कार्ड जाएगा, पैन कार्ड किसी का जाएगा, कोई अगर डेफिशिएंसी रहती है तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे दोगे, एक बार रजिस्ट्रेशन होगा, रिन्यू नहीं कराना, वैलिड फॉर लाइफ टाइम। ठीक है जी। तो ये सब जो आपको लिखते हुए चलना है ठीक है यहाँ पे। तो वो आपको लाइफ टाइम के लिए बेटा वहां पे करना है। चलिए आगे बेटा, आप जो पढ़ते हैं नेक्स्ट वन। हाँ जी। और बच्चों अगर आपने कोई भी इंटेंशनली जानबूझ के कोई इंफॉर्मेशन छुपाने की कोशिश की, हाँ जी, तो बेटा उस केस में फिर आप लाइबल होगे क्या पेनल्टी के लिए? तो पेनल्टी नहीं बताई, बस आपको क्या बताया पेनल्टी कौन से सेक्शन में लगेगी? सेक्शन 1 के 27 में। अगर आप कोई भी फ्रॉड करते हो, कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हो या कुछ इन्फॉर्मेशन छुपाते हो, कुछ भी बच्चों एनीथिंग, तो वहां पे पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी, सेक्शन नंबर 27 की बच्चों पेनल्टी वहां पे लग जाएगी। ठीक है यहाँ पे। और इसके बाद जो आपने पढ़ी लिया बेटा, और जब ये बच्चों आप प्रोसेस फॉलो करोगे तो इस प्रोसेस को नाम क्या दिया गया था? और जैसे बच्चों आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो वहां पे आपको बेटा एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा जिसको क्या नाम बोला जाएगा? परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। और ये नंबर बेटा आपको ना ऑनलाइन ही प्रोवाइड किया जाएगा। और इस ऑनलाइन प्रोवाइड के साथ बेटा वहां पे आपको ना एक क्यूआर कोड भी दिया जाएगा। जैसे पेटीएम या उस पे होता है ना, गूगल पे भी होता है कि जैसे आप अपना अकाउंट नंबर रजिस्टर कराते हो तो वहां पे एक क्यूआर कोड आपका आ जाता है। और कोई भी पर्सन उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो आपका अकाउंट वहां पे ओपन हो जाएगा और हम कोई भी पेमेंट करना चाहते हो उसको कर सकता है। तो सेम थिंग बच्चों यहाँ पे वही सेम ऐसा ही एक क्यूआर कोड आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे। और उस क्यूआर कोड को अगर स्कैन करेगा तो वहां पे उस पर्सन की पूरी डिटेल वहां पे देखी जा सकती है। ठीक है जी। यहाँ पे कि उसका बिजनेस क्या है, किसने रजिस्ट्रेशन कराया, कब रजिस्ट्रेशन कराया गया था, तो ये पूरी डिटेल उसके अंदर बच्चों आपकी आ जाएगी। तो बेटा यहाँ पे आपको उसके साथ में क्या दिया जाएगा? परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, और साथ में जो क्या दिया जाएगा आपको? एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और ये सब चीजें बेटा आपको ऑनलाइन वहां पे प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है जी यहाँ पे। और सर्टिफिकेट के साथ एक बच्चों क्या दिया जाएगा साथ में? क्यूआर कोड बेटा दिया जाएगा। और वो जो क्यूआर कोड अगर स्कैन करोगे ना तो वो वेब पेज पे लेके जाएगा और वहां पर उस इंटरप्राइज की पूरी डिटेल वहां पे देखी जा सकती है। ठीक है यहाँ पे। तो उसकी पूरी डिटेल वहां पे आ सकती है। और ये जो हमने बात कर ली है देयर इज नो नीड ऑफ, और ना ही आपको बेटा एक से ज्यादा के लिए उत्तम उत्तम रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा। मतलब इन फ्यूचर अगर आप अपनी एक्टिविटीज इंक्रीज करते हो, मान लो बेटा मैंने ना पहले से 2 प्रोडक्ट आपने रजिस्टर करवाए, आपने बाद में 2 प्रोडक्ट और बनाने स्टार्ट कर दिए, तो आप उसी में ही अपडेट करोगे, नया उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करोगे वहां पे।
ठीक है यहाँ पे। तो जो भी आप बिजनेस इंक्रीज करते हो डिक्रीज करते हो तो वो सारी की सारी डिटेल आपको सी वेब पेज के अंदर क्रिएट आपको करनी पड़ेगी बाद में। बेटा यहाँ पे मुझे बता सकते हो जो उद्यम रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट क्या है? इसको छोड़ो खुद बताओ, उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो बेनिफिट क्या है? फीस चार्ज नहीं होगी, वेरी गुड। लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो गया, वेरी गुड। क्या गवर्नमेंट का ट्रस्ट बढ़ेगा कि भाई हाँ एक ये सही इंडस्ट्री होगी, इंटरप्राइज होगी। मुझे बताओ इवन अगर आप बैंक से लोन मांग रहे होगे तो क्या बैंक वाले उद्यम रजिस्ट्रेशन का डिमांड करेंगे? है ना, भाई आप हमें प्रूफ दो ना कि भाई आपने गवर्नमेंट का रजिस्टर कराया हुआ है। तो बेटा ये सब बेनिफिट वहां पे आपको दिए गए हैं। ठीक है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो चेक करो क्या क्या बेटा दिया गया। नंबर 1, एक तो जो आपको एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी भी एक मतलब एक छोटे बिजनेस की भी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे रहता है, सारा काम बच्चों कैसे रखा गया है, और वो भी कैसे रखा गया, सेल्फ डिक्लेरेशन। आपको ऐसे नहीं कहा जाएगा जाके अपने एरिया के उस पर्सन साइन कराओ, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। कोर्ट में जाके डिक्लेयर कराओ, तो बेटा ऐसा कुछ भी वहां पे नहीं कहा गया। तो सब चीजें आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे दी गई है, और वो भी ऑनलाइन। तीसरा बच्चों क्या अलाउड किया गया, नो रीड ऑफ। ठीक है, और कोई भी एक्टिविटी में जो जितना बड़े ऐड करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, वो अपने एक ही रजिस्ट्रेशन के अंदर ऐड कर सकते हो। इन फ्यूचर अगर मैं 2 या 3 एक्टिविटी और ऐड करता हूं या हटाता हूं तो सेम के अंदर ही आप कर सकते हो, दोबारा से आपको उद्यम के लिए नहीं जाना है। ठीक है जी। और बच्चों नेक्स्ट वन, बड़ा इसके बेस पर जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने बनाई हुई हैं, आगे पढ़ेंगे, बहुत सारी स्कीम्स आई हुई है इसके अंदर उद्यम के अंदर कि भाई आप फाइनेंस ले सकते हो, ठीक है, आप क्रेडिट गारंटी ले सकते हो। तो बच्चों बहुत सारी स्कीम्स आएंगी, वो हम पढ़ेंगे। तो बच्चों वो सारी स्कीम्स का बेनिफिट आपको हो सकता है। जैसे क्या क्या स्कीम है, क्रेडिट गारंटी स्कीम है, कुछ गवर्नमेंट के टेंडर्स हैं, टेंडर्स की रिगार्डिंग एनएसआईसी के अंदर। तो उसके लिए पहले आपको कौन सा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन। और साथ में जो देखो फायदा दिया गया कि आपको प्रायोरिटी में रखा जाएगा। बैंक से अगर लोन लेगा तो आपको प्रायोरिटी में रखा जाएगा क्योंकि आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, इन कंपैरिजन ऑफ जिसने उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है। याद रखोगे वर्ड बेटा यहाँ पे। तो ये था बच्चों टॉपिक आपका, दिस इज कॉल्ड द उद्यम रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी यहाँ पे। तो जल्दी से रिवाइज करो फास्ट, कोई डाउट है तो पूछो। तो बच्चों आज नेक्स्ट बच्चों पॉइंट करते हैं, दैट इज द एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन। और ये बेटा मैंने आपको बताया एनएसआईसी का जो रजिस्ट्रेशन जो किया जाता है कि भाई हम गवर्नमेंट के टेंडर्स चाहते हैं, गवर्नमेंट के बेटा यहाँ पे टेंडर्स चाहते हैं। और बेटा यहाँ पे इवन आपको पता है अगर आप उस टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो भी आपकी फीस लगती है। ठीक है जी। नंबर 2, अगर आपको टेंडर मिल जाए तो भी आपको एक मनी देनी पड़ती है। उस मनी को मैंने क्या नाम बोला था, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। बेटा हर चीज से आपको फ्री कर दिया गया है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को जो हर चीज से फ्री कर दिया, ना तो आपको कोई एंट्री फीस देनी है, ना ही आपको कोई अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट देना है, और कुछ प्रोडक्ट आपके लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। बेनिफिट हुआ नहीं हुआ बेटा यहाँ पे सब। ठीक है जी। आप जो पढ़ते इसमें तो लिखा गया बेटा एनएसआईसी ने एनलिस्ट किया हुआ है कौन सी इंडस्ट्री को, माइक्रो एंड एक सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम यहाँ पे जो रखी गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपको हर जगह घूमना पड़ेगा, भी बताओ कहाँ जाना है, किसका रजिस्ट्रेशन कराना है, एक ही जगह पे सारा रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। और वो किसके पास होगा, आपका एनएसआईसी के पास। और वो किस चीज के लिए किया जाता है बच्चों रजिस्ट्रेशन ये वाला, पार्टिसिपेटिंग इन द गवर्नमेंट परचेजेस, गवर्नमेंट के टेंडर्स में पार्टिसिपेट करने का, सिर्फ ये याद रखना। अदरवाइज आपका जो पहचान है ना वो सिर्फ उद्यम रजिस्ट्रेशन से होती है। अगर किसी को गवर्नमेंट के टेंडर्स नहीं चाहिए तो यहाँ उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। ठीक है, बट अगर वो गवर्नमेंट टेंडर्स चाहता है तो बेटा गवर्नमेंट के टेंडर्स उसी माइक्रो एंड स्मॉल को मिलेंगे जिसका नाम यहाँ पे है। अदरवाइज उसको याद रखना, गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए अदरवाइज हम नॉन एमएसई वहां पे ट्रीट करेंगे। समझ बच्चों यहाँ पर। तो नेक्स्ट जो पॉइंट देखो लिखा गया बेटा यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में है, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर है, बेटा अगर वो एमएसएमई और या फिर जो लिखा गया है उद्योग आर एलिजिबल फॉर ऑब्टेनिंग द एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन जो ले सकते हैं। और इसके लिए जो दो चीज दी गई है, आप चाहो तो उसको क्या कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, और आप चाहो तो उसके लिए बेटा क्या कर सकते हो, एनएसआईसी के ऑफिस जाके आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। तो ज्यादातर क्या करते होंगे, ऑनलाइन ही करते होंगे जब इतनी फैसिलिटी आ चुकी है। और जब जहाँ पे होगा ना, देखो लिखा गया बेटा एप्लीकेशन आने के बाद एनआईसीआईसी भी जो क्या करेगा उस एप्लीकेशन को आगे बच्चों जो भी डिपार्टमेंट है, जोनल ब्रांच है, सब ऑफिस ब्रांच, ठीक है, तो वहां पे बच्चों उसको दे दिया जाएगा फॉर द टेक्निकल इंस्पेक्शन ऑफ द यूनिट। मुझे बताओ एनआईसीआईसी की पूरी इंडिया में तो ब्रांचेज होंगी ना, तो जो उस एप्लीकेंट के नियरेस्ट ब्रांच है वो एप्लीकेशन वहां पे फॉरवर्ड कर दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अब जो देखो डिपेंड करता है, अगर आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन दी है तो ये प्रोसेस यहाँ पे होता है।
ऑफलाइन दिया फिर तो हम नियरेस्ट ब्रांच में ऑटोमेटिक दे ही देंगे वहां पे। तो वहां पे बच्चों इंस्पेक्शन की जाएगी, और अगर उनको लगा कि हाँ भाई ये जेन्युइन एक एमएससी है, एमएसएमई है, तो बेटा वहां पे इंस्पेक्शन रिपोर्ट रिसीव करने के बाद उसको क्या कर दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा। सिंपल बेटा यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम एनएसआईसी के रिगार्डिंग बेटा लिखते हैं तो लिखो बेटा यहाँ पे, क्या कह रहे हो, उद्यम वाला कहाँ पर कह रहे हो, ये उद्योग आधा ये वही है, हाँ ये वही वाला है उद्यम। मैंने कहा ना उद्यम कहते हैं उद्योग कहते हैं, बात एक ही है। ठीक है यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे देखो एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो भी यहाँ पे माइक्रो एंड द स्मॉल इंटरप्राइज है वो बच्चों यहाँ पे एनएसआईसी में अप्लाई करेगी फॉर रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पे जब अप्लाई किया जाएगा तो आपकी मर्जी है, आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप अगर कॉपी सबमिट करना चाहते हो तो ऑफिस में कर सकते हो, कॉपी ऑफ एप्लीकेशन टू द एनएसआईसी ऑफिस। ठीक है जी। और ये बच्चों यहाँ पे क्या करेगा बेटा यहाँ पे कि जो एनएसआईसी से जो कॉपी आई है तो उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा फॉर इंस्पेक्शन। और किसको बच्चों फॉरवर्ड किया जाएगा, या तो एक जोनल जो ब्रांच उसकी जो वहां पे मेन ब्रांच है वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, या फिर नियरेस्ट ब्रांच। व्हाट इज नियरेस्ट ब्रांच, एप्लीकेंट के अकॉर्डिंग बेटा वहां पे देखा जाएगा। ठीक है। और लास्ट में इसके बाद आप लिख दोगे कि इफ एनएसआईसी सेटिस्फाइड, ठीक है, यहाँ पे अगर बेटा वो सेटिस्फाइड है देन registration shall be granted। तो आपको पता है ये आगे एज ए कंपनी सेक्रेटरी ये वाला सारा काम आपको करना है। मतलब एक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के जो पर्सन आपको आएंगे तो उनको आप एडवाइस दे सकते हो ना कि इनके ऊपर एक एक्ट बना हुआ है, आप अपना एक उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाओ, आप उसके साथ साथ फिर एनएसआईसी कराओ, फिर आपको हम गवर्नमेंट के टेंडर्स दिलवाएंगे। ठीक है जी। तो ये सारा काम आपको करवाना है आगे एज ए कंपनी सेक्रेटरी, इसलिए सारी चीज आपको यहाँ पे करवाई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे तो जो मुझे बता सकते हो अभी तक जितना हमने पढ़ा एनएसआईसी में रजिस्ट्रेशन करने का बेनिफिट क्या क्या होता है। गवर्नमेंट के टेंडर्स आपके लिए रिजर्व होते हैं, वेरी गुड। सेकंड, कोई एंट्री फीस नहीं लगती टेंडर देने के लिए। थर्ड वन, कोई अर्नेस्ट मनी नहीं देनी पड़ेगी आपको। ठीक है जी। तो जो पहले इसको नोट करो फिर आगे देखते हैं इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं बेटा। और बेनिफिट कुछ टेक्निकल बेनिफिट भी आएंगे वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। क्लियर सबने। हाँ जी। तो बेटा आगे पढ़ो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, बेनिफिट क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको टेंडर इशू हो सकता है सेट फ्री ऑफ, कोई भी पैसा आपको नहीं देना। ठीक है जी। नंबर टू, आपको एग्जिम्ट कर दिया गया पेमेंट ऑफ, ये भी जो आप पढ़ चुके हो। ठीक है। अभी बच्चों तीसरा पॉइंट अभी छोड़ो, पहले ये पढ़ो फोर्थ पॉइंट, ये समझाऊंगा अभी आपको, पहले बाकी पॉइंट पढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पे ना आपको एक कंसोर्टिया फैसिलिटी दी गई है फॉर द टेंडर मार्केटिंग। कंसोर्टिया बच्चों फैसिलिटी क्या होती है, एग्जाम्पल यदि यहाँ पे लेके चलते हैं, मान लो यहाँ पे ना हम 3 एमएससी लेके चल रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे ना जो 3 एमएससी हम लेके चल रहे हैं, हो सकता है एक अकेली एमएससी मतलब जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है ना वो अकेले टेंडर बियर नहीं कर पाएगी, मार्केटिंग पूरी बियर नहीं कर पाएगी। तो बेटा उनको ना अलाउड किया गया कि आप तीनों भी मिलके अपने आपको एमएसई के अंदर टेंडर के लिए अप्लाई करवा सकते हो। तो कंसोर्टिया बच्चों, कंसोर्टिया ग्रुप। ठीक है यहाँ पे। तो जो कंसोर्टिया कह सकते हो, कंसोर्टियम होता है, कंसोर्टियम ग्रुप हो सकता है, कुछ भी कह सकते हो। तो उनको कंसोर्टिया फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है यहाँ पर कि अगर वो एक साथ मिलके एक टेंडर के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी इनको अलाउड किया गया। ठीक है यहाँ पे। मतलब बाद में इस चीज की ऑब्जेक्शन नहीं होगी कि भी तुम अलग अलग करोगे।
ठीक है यहाँ पे। तो ये भी बच्चों एक बेनिफिट यहाँ पे दिया गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थी बेटा, ये बताओ ये क्या लिखा गया बच्चों, जितना भी उनका एनुअल गोल होता है ना गवर्नमेंट का, उस एनुअल गोल का देखो जितनी गवर्नमेंट को टोटल परचेजेस करनी है, उसमें से कितनी परसेंटेज एमएसआई के लिए प्रोडक्ट रिजर्व किए जाएंगे? 25% एमएसई के लिए रिजर्व होंगे ही होंगे। समझो बट यहाँ पर मतलब कह सकते हो अगर गवर्नमेंट को पूरे साल में अगर 1 लाख करोड़ रुपए का अगर परचेजिंग करना है, तो 25,000 करोड़ रुपए वो किसके लिए रखेंगे? एमएससी के लिए रखेंगे बेटा यहाँ पे। और ये बता सकते हो जो आउट ऑफ 25%, हाँ जी, 4% किस एरिया के लिए रखे जाएंगे? जो एमएसएमई कौन से डिपार्टमेंट से बनाए गए हैं? एससी, एसटी। और उसमें से 3% डिपार्टमेंट किसके लिए रखे जाएंगे? यूनिट्स किसने बनाई है? समझा मैंने यहाँ पे। मतलब कोई अगर एमएससी वीमेन इंटरप्राइज ने बनाई है तो बच्चों 3% उसको भी मिलेगा, और कुछ इंटरप्राइज किसने बनाई है? एससी एसटी ने बनाई है बेटा, 4% उनको मिल जाएगा, और बाकी जो हो गया जो जनरल लोग हो गए उनके लिए हो जाएगा। समझ में आया बच्चों वर्ड यहाँ पर? 7% का दोनों मिल जाएगा फिर इसको। ठीक है जी यहाँ पे। तो बेटा पहले ये वाले बेनिफिट देखते हैं, फिर एक पॉइंट जो आपका रहेगा बच्चों वो आपको बताऊंगा। बताओ क्या क्या लिखो बेटा यहाँ पे। जो टेंडर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई एंट्री फीस नहीं देनी, कोई अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी नहीं करना है, मनी डिपॉजिट नहीं करना है। थर्ड वन बच्चों, गवर्नमेंट की जितनी भी एनुअल परचेजेज होगी उसमें से 25% रिजर्व की जाएगी फॉर माइक्रो एंड द स्मॉल एंटरप्राइज। एंड इसमें से बच्चों कह सकते हो आउट ऑफ 25% यहाँ पे इसको अलग अलग डिवाइड किया गया, 4% प्लस 3% और प्लस कितना बच गया? 18%। ठीक है जी यहाँ पे। तो बच्चों इसमें से बता सकते हो 4% किसके लिए था? उस इंटरप्राइज के लिए जो एससी और एसटी से आते हैं, वो इंटरप्राइज जो विमेन इंटरप्राइज है, और ये अदर्स, अदर एमएससी, अदर एमएससी। बच्चों एक पॉइंट यहाँ पे रह गया, वो पॉइंट का मीनिंग क्या बेटा वो आपको बताना है। अदर मतलब अदर जो मतलब जो एससी एसटी वुमेन से अलग जो जनरल लोग हैं, उन्होंने जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज बनाई हुई है, मतलब जो ना तो एससी एसटी में आते हैं ना ही वो वीमेन इंटरप्राइज में है। ठीक है यहाँ पे। तो उनको छोड़ के बाकी के लिए कितना रखा गया है? 18% परचेजिंग उनके लिए रखेंगे। बेटा एक चीज मैं आपको बताऊं, एससी और एसटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उनको 4% ही मिलेगा, वो भी आपके 18 में आते हैं, मतलब वो सब में आएंगे आपके। ठीक है। मतलब एक सिंपल थिंग जैसे कहते हैं ना मेट्रो में होता है, गर्ल्स के लिए एक डिपार्टमेंट रख दिया और बाकी पूरी मेट्रो भी है, वही सेम थिंग उनके लिए है। हाँ स्पेशली बस ये कह सकते हो कि एससी एसटी के लिए 4% अलग रखा गया है। समझ में आया बट यहाँ पर, लेकिन वहां पे ना जब वो 18 में अप्लाई करेंगे ना, तो ये कह के अप्लाई नहीं कर सकते कि हम एससी एसटी हैं, यहाँ पे तो वो चीज के अप्लाई नहीं कर पाए। आपको पता है हर जगह पे अब एससी एसटी और ये चीज चलती है, सिर्फ एक्सेप्ट सीए सीए सीएमए में नहीं चलता ये। नहीं तो अगर रिजल्ट में भी ऐसे होता ना कि 10% रिजल्ट एससी एसटी वालों को मिलेगा, फिर तो हो गए थे, है ना। तो बेटा ये पॉइंट बता सकते हो? सिर्फ एक पॉइंट रह गया बच्चों, इसका मतलब क्या है कौन समझाएगा? एक पॉइंट रह गया ना आपका, इन द टेंडर पार्टिसिपेटिंग एमएसई quoting the price with the price band of L1 plus 15% shall also be allowed to supply a portion up to the 25% of the requirement by bringing down then their price to the L1 price where the L1 is known MSE। L1 बता दो लास्ट में कौन है वो? वो टेक्निकल पॉइंट है ये। थोड़ा तेज बोलो। हाँ
हाँ जी, तो बेटा यहाँ पे ना प्लीज इस पॉइंट का जो मतलब ध्यान सुनना, इसको जो लेके चलते हैं डिटेल में, ठीक है यहाँ पे। और ये हो सकता है कि केसेस की फॉर्म में अगर बन जाए तो पता होना चाहिए आपको इसका मतलब क्या है। क्लियर बेटा, गवर्नमेंट का टेंडर निकलता है, ठीक है। और वो टेंडर बेटा यहाँ पे फॉर एग्जांपल अप्रोक्सीमेट 1000 करोड़ रुपए की परचेजिंग है। और वहां पे जो प्रोडक्ट बताया गया कि भाई जो सबसे ओबवियस है, गवर्नमेंट क्या चाहेगी, अच्छी क्वालिटी लोवेस्ट प्राइस। टेंडर तो आपको यही चाहता है ना कि भाई परचेजिंग भी अच्छी हो, मतलब गुड्स अच्छा मिले और अमाउंट कम पे करना पड़े। तो वहां पर ना बच्चों, वहां पे मैं दो डिपार्टमेंट लेता हूँ, बहुत सारे वहां पर पर्सन आते हैं। कुछ कुछ वहां पे कौन सी इंटरप्राइज के आते हैं, एमएससी के आते हैं, और कुछ आते हैं बेटा नॉन एमएससी के आते हैं, ठीक है जी। और सब ने बेटा अपने अपने प्राइस बताए। सपोज बच्चों यहाँ पे मैं 6 एमएससी ले रहा हूँ और 6 नॉन एमएससी मैंने पर्सन यहाँ पे ले लिए, ठीक है जी। यहाँ पे और बेटा यहाँ पे ना जब बच्चों यहाँ पे बोली हुई कि भाई यहाँ पे बीडिंग लगाई गई, भी बताओ कितने रुपए का टेंडर आप लोगे, तो बच्चों फर्स्ट एमएससी ने कहा कि हम 200 रुपए की परचेजिंग कर लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे तो कितने रुपए का प्रोडक्ट लगेगा गवर्नमेंट को, 200 रुपीज का प्रोडक्ट लगेगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। किसी एक ने कहा कि भाई यहाँ पर हम जो है गुड्स कितने रुपए का लगा देंगे, 150 रुपए का। किसी ने कहा कि भाई हम गुड्स ना 120 का लगा देंगे। किसी ने कहा कि भाई हम गुड्स ना 115 रुपए का लगा देंगे। किसी ने कहा कि हम गुड्स 110 रुपए का लगा देंगे। किसी ने कहा कि गुड्स हम 108 रुपए का लगा देंगे। समझ में बच्चों, यहाँ पे मतलब हर किसी ने अपने टेंडर दिए, ठीक है जी। और यहाँ पर भी सेम थी, जब किसी ने कहा कि हम 250 रुपीज का गुड्स प्रोडक्ट लगाएंगे, ठीक है। और किसी ने कहा कि भाई हम 230 लगाएंगे। एक ने कहा हम 150 रुपये लगाएंगे। किसी ने कहा हम 110 लगाएंगे। और एक ने कहा कि हम 100 रुपीज लगा देंगे। और एक ने कहा कि हम 102 रुपये लगा देंगे। मुझे बताओ, सबकी ऑलमोस्ट मैं मान के चल रहा हूँ क्वालिटी सेम है। क्लियर, गवर्नमेंट किससे गुड्स खरीदेगी, तो देखा जाए बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट इसको मिल गया, क्या सबसे लोवेस्ट किसका रेट है, इसी का ही है ना। तो देखो सबसे लोवेस्ट प्राइस इसने बच्चा पे बोला 100 रुपए। तो गवर्नमेंट ने बेटा यहाँ पे एक एमएससी को एक बेनिफिट भी दिया गया। पहले याद रखना, मैं यहाँ पे जो जितने भी एमएससी की बात करूँ, ये मान के चलो सबने एनआईसीसी का रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, कोई भी बाहर से नहीं है। तो देखो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अब जो वर्ड ध्यान सुना, किसी एक नॉन एमएससी ने अगर कोई लोवेस्ट प्राइस बोला हुआ है और उसके कंपैरिजन में एक एमएससी ने उसका +15% तक, मतलब ज्यादा 100 का 15 कितना हो गया, 115। तो 115 रुपए तक देखो किसने बोला हुआ है, बोला नहीं बोला हुआ है, यहाँ पे देख चेक करो यहाँ पे बेटा। मतलब इन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला है, जिसने सबसे लोवेस्ट प्राइस बोला नॉन एमएससी में, जिसने सबसे लोवेस्ट प्राइस बोला है और उसके कंपैरिजन में एमएससी ने अगर 15% तक बोला हुआ है, मान लो जैसे 100 रुपए है लोवेस्ट, तो 100 में उन्होंने 115 रुपए तक बोला हुआ है, तो बेटा यहाँ पे ना इनको भी टेंडर यहाँ बेटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इनको जब टेंडर प्रोवाइड किया जाएगा ना, तो क्या बोला गया, इस जिसने सबसे लोवेस्ट प्राइस बोला बेटा 75% तो टेंडर इनको मिलेगा। और जिसने लोवेस्ट मतलब 15% तक इंक्रीमेंट करके बोला था, तो इनको कितना मिल जाएगा, 25% टेंडर उनको मिलेगा। और वो भी जो 25% उनको मिलेगा ना, तो वो 100 रुपए में ही मिलेगा उनको। बेटा पॉइंट ध्यान सुना, इसमें एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान सुना, मैं हूं नॉन एमएससी, आप सब हो एमएससी, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्राइस कोट किया, गवर्नमेंट ने कहा मैंने प्राइस कोट किया 100 रुपए का, क्लियर। मैंने गवर्नमेंट से क्या बोला, मैं आपको 100 रुपए का प्रोडक्ट आपको दे दूंगा, ठीक है। सपोज जिया और काजल ने कहा कि भाई हम, इसने कहा 102 रुपए का, इसने सपोज 110 रुपए कहा, उसने 112 रुपए का है, ठीक है। यहाँ पे अब जो देखो गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट ने कहा कि सबसे लोवेस्ट प्राइस है एक नॉन एमएससी का, अगर उसके प्राइस के कंपैरिजन में एमएससी ने अगर 15% तक एक्स्ट्रा बोला हुआ है, बस अगर देखो उससे ऊपर चले गए, मुझे बताओ, इन्होंने तो बहुत ज्यादा प्राइस बोल दिया है ना, ये तो रिजेक्ट हो गए। किस किस को कैटेगरी में लिया जाएगा, उस नॉन एमएससी के प्राइस में 15% ऐड करके देख लो कि उतने लेवल तक किसने बोला है। अगर मैंने 100 रुपए बोला है तो 115 रुपए तक किस किस एमएससी ने बोला है, तो इन दोनों ने बोला था। बेटा यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि इनको भी टेंडर मिलेगा। और वो टोटल प्रोडक्ट का जो टोटल गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट कितने रुपए चाहती थी यहाँ पर, 1000 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट चाहती है, तो बेटा गवर्नमेंट कहती है कि इसको हम डिवाइड कर देंगे, इसमें से 250 करोड़ रुपीज का प्रोडक्ट हम किसको देंगे,
और 750 करोड़ हम दे देंगे फिर नॉन एमएससी को। अब बच्चों पॉइंट ध्यान सुना, अब यहाँ पे मुझे तो पहले मेरी सुन लो आप, पहले मेरा पॉइंट पूरा होना था। हाँ जी, मुझे थोड़ा, मैंने कितने रुपए का बोला था, 100 रुपए का, तो मुझे तो कितने रुपए में मिल गया। इन्होंने कितना बोला था, एक ने 110 बोला था, एक कितना बोला था, बेटा इनको इतने रुपए में नहीं मिलेगा, इनको 100 रुपए देने, 100 रुपए में मिलेगा। हाँ, बस फायदा ही होगा कि उनको टेंडर मिल गया है, वो चीज ठीक है, वो उनकी फिर मर्जी भी तो है ना, लेना चाहे ले सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आप ये नहीं कह सकते आपको टेंडर नहीं मिला, मिल सकता है आपको टेंडर। समझ में आया बच्चों? हाँ, इनसे ले सकते हैं, तीनों से। अब ये तीनों बताए कि यहाँ पे कौन सी फैसिलिटी आ गई थी, कंसोर्टियम। कंसोर्टियम फैसिलिटी याद भी पढ़ा था, कंसोर्टिया फैसिलिटी आपने पढ़ा था, ग्रुप फैसिलिटी। तो तीनों मिलकर उस प्रोडक्ट को पूरा कर सकते नहीं कर सकते, वो पॉइंट यहाँ पे है। समझ में आया वर्ड, बोलो समझ में आया वर्ड। अब आप पढ़ के देखो, समझ में अब आ जाएगा आपको वर्ड। तो चलो लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना बेटा, क्या लिखा गया, एक L1 में लेके चलता हूँ, कौन है बेटा, ये लोअर वन किसने लगाया है। ठीक है, तो जो लिखा गया कि अगर एक एमएससी ने, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज ने जो प्राइस कोट किया था, अगर वो प्राइस विद इन किस में आता है, कौन से प्राइस बैंड में आता है, जितना L1 है उसमें कितने परसेंट तक आता है, तो बच्चों उसको भी अलाउड किया गया है कि उसको भी सप्लाई कर दिया जाएगा पोर्शन, लेकिन कितना किया जाएगा। ठीक है, जितनी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट उसका 25% उससे लिया जाएगा। क्लियर, और वो भी किस प्राइस में लिया जाएगा, देखो प्राइस को डाउन करके, बाय ब्रिंगिंग डाउन देयर प्राइस, और किस प्राइस पे लेके आएंगे उनको हम, अगर उनको 25% अगर सप्लाई करने के लिए कहा जा रहे हैं ना, तो उसको ब्रिंग डाउन करके हम कितने प्राइस पे लेके आ रहे हैं, उसको L1 प्राइस पे लेके आ रहे हैं। और उस एमएससी को ऑप्शन दिया जाएगा कि भाई देखो तुमने आसपास ही प्राइस बोला है, तो अगर आप ये चाहते हो टेंडर मिले, तो आपको L1 के इक्वल सप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो एग्री करते हो तो ले सकते हैं, मना करते हो तो नहीं हुआ। सिंपल बेटा, समझ में आया वर्ड। ठीक है जी, किसी को बच्चे समझ में ना आए बताओ, आगे सबको जो पॉइंट यहाँ पर, तो ये तो देखो गवर्नमेंट ये भी मुझे बताओ एमएससी के लिए बेनिफिट है या नहीं है ना, तो हर बार वो लोअर वाली जो गेम नॉन एमएससी खेलते हैं तो उससे बच जाएंगे ये, अगर आपने उनके आसपास का ही प्राइस बोला हुआ है तो। कोई डाउट बेटा यहाँ तक किसी को। ठीक है जी, तो ये था बच्चों यहाँ पर कि एनएसआईसी का बच्चों बेनिफिट यहाँ पे क्या होता है, और यहां से बच्चों हमारा लिखने का काम खत्म हो गया है। अब बस लास्ट टॉपिक बेटा इसमें आपका बचा है, दैट्स कॉल्ड एमएसई के अंदर जो स्कीम्स कौन कौन सी बनी हुई है, और जो स्कीम जो बनी हुई ना, उसको ना नाम ही इस तरीके से रखे जाते हैं, आप उस स्कीम को नाम से ही समझने की कोशिश करना कि इसमें किस चीज के रिगार्डिंग बात की गई होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले प्राइम बेटा पे क्या आता है, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। क्या बच्चों वर्ड लिया गया, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। बच्चों मैं इसको ना यहाँ पे ये भी वर्ड बोल सकता हूँ, इट इज द फर्स्ट, बुक में लिख लेना ये, फर्स्ट फाइनेंस फैसिलिटी फॉर सेटअप द एमएसएमई। आपको बेटा यहाँ पे जो फर्स्ट फैसिलिटी दी जा रही है कि भाई आप अपना खुद का एक एंटरप्राइज बनाओ, और गवर्नमेंट का यहाँ पे पर्पस क्या था। ठीक है जी, यहाँ पे जैसे बोला जाता है ना कि भाई अगर एमएससी आप अपनी एक एंटरप्राइज खुद बनाओगे, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, आप खुद एम्प्लॉय ना बन के आप बॉस बन रहे हो, और बॉस बनने के बाद आपके अंडर भी लोग काम कर सकेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहां पे बढ़ेगी। बस बच्चों यहाँ पे देखो कंडीशन क्या लगाई गई कि जो प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करना चाहते हो, जिस प्रोजेक्ट में जो पैसा लगाना चाहते हो ना, उसमें आपको अपना जो कम से कम पैसा लगाना पड़ेगा ना, वो 10% पैसा आपको लगाना है, 10% अमाउंट तो आपको लगाना पड़ेगा। कितना लगाना है, 10%, और जो बाकी का 90% अमाउंट होगा ना, वो आपको बैंक फाइनेंस करके देगा आपको, वो भी बहुत लोअर कॉस्ट पर। अगर मान लो बेटा मैं किसी बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाना चाहता हूं, तो आपको सिर्फ 10,000 रुपए लगाने हैं, 90,000 रुपीज आपको बैंक की तरफ से मिलेंगे, और वो भी कौन सी स्कीम में आपको मिलेंगे, पीएमईजीपी के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में आपको इतने रुपए दिए जाएंगे। समझ में आया वर्ड यहाँ पे, और इवन आपको पता है 10% तो जनरल कैटेगरी में लगाना है, 5% देखो किसको लगाना है, 5% किसके लिए रखा गया। ठीक है, SC ST OBC, ठीक है जी, PH वीमेन, एक्स सर्विसमैन, NER, चेक कर लेना है PH और NER क्या है। ठीक है बेटा, हमें
फिजिकली हैंडीकैप को बोलते हैं ना इसमें, पीएच, फिजिकली हैंडीकैप, लक्ष्य वाला पॉइंट आ गया है। एनईआर क्या होता होगा, चेक करो एक बार गूगल पे। बेटा इतना याद रखना, नॉर्मली 10% आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, और कुछ स्पेशल कैटेगरी के लिए कितना रखा गया, 5%। और जिसने 10% किया तो उसको 90% तक का लोन मिल जाएगा, और जिसने 5% किया तो उसको कितना लोन मिल जाएगा, 95% तक का उसका लोन अप्रूव वहां पे कर दिया जाएगा। समझे चौड़िया? हाँ तो वही तो हो गया ना, नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं ना वो यहाँ पे। हाँ जी, क्लियर बेटा यहाँ पे। हाँ जी, बाकी 90% आपको लोन मिल जाएगा। नहीं तो अदरवाइज आपको पता है, जैसे मान लो एक सिंपल एग्जाम ले रहा, अगर आपकी एक प्रॉपर्टी भी होती है ना, तो प्रॉपर्टी में आपको 60 से 65% लोन मिलता है मैक्सिमम। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसमें भी आपको सारा लोन नहीं मिलता, 60 to 65% आपको लोन मिलता है। जबकि यहाँ पे एमएससी के लिए कितना लोन लग दिया गया, 90 to 95%। फायदा है या नहीं है? ठीक है जी। सेकंड बेटा, इसके बाद बच्चों सेकंड आता है, पहला लोन आपको बिजनेस के लिए मिल गया, नहीं मिल गया बताओ? ठीक है। और ये बच्चों बस ये याद रखना, ये लोन सिर्फ अगर आप एक एमएससी खोलते हो तो ये सिर्फ किसके लिए है, अबव द एज ऑफ 18। ठीक है, यहाँ पे तो एक माइनर को नहीं मिलेगा ये वाला स्कीम में बेनिफिट, एक माइनर को बेटा यहाँ पे बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, मेजर होना चाहिए। हाँ जी, सेकंड स्कीम आता बेटा, लोन मिल चुका है, अब पहला लोन तो कंप्लीट कर दिया आपने, खा गए आप पूरा लोन, अब दूसरे लोन के लिए अप्लाई करें। अब देखो जो दूसरा लोन भी आ गया, तो दूसरा लोन भी आपको मिल जाएगा, किस चीज के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। तो बता सकते हो यहाँ पे जो लोन मिलना ही था, तो पहले वाले लोन दूसरे लोन में क्या डिफरेंस हुआ? बच्चों पहले वाला जो लोन था ना, वो एक नई एमएससी बनाते हो तो उसके लिए था। ठीक है यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे ना, ये जो दिया गया है देखो, लिखा गया जो एग्जिस्टिंग या तो एमईजीपी में आते हैं, या वो किस में आते हैं, मुद्रा में आते हैं, बट वो क्या होने चाहिए, एग्जिस्टिंग होने चाहिए। मतलब उनको पहले लोन किसकी तरफ से प्रोवाइड किया गया हो, एग्जिस्टिंग एमईजीपी में होना चाहिए, या वो मुद्रा यूनिट के अंदर उसने लोन लिया होगा। जो एग्जिस्टिंग एमएससी है बच्चों, उसको सेकंड लोन यहाँ पे दिया जा रहा है, जो दूसरी बार यहाँ पे लोन ले रहे हैं। तो उनको जो दूसरी बार लोन दिया जा रहा है, उसको यहाँ पे लोन नए के लिए नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपग्रेड करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है यहाँ पे, तो उसी को यहाँ पे कवर किया गया। जो पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा गया बेटा, तो बच्चों दिस स्कीम में अगर कोई इंटरप्रेन्योर्स की नीड होती है, ब्रिंगिंग द न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू ऑटोमेशन, अपने एग्जिस्टिंग यूनिट को मॉडर्नाइज करने के लिए, तो यहाँ पे उसको फाइनेंस फैसिलिटी दे दी जाएगी। तो पहले वाले में नई यूनिट सेटअप करने के लिए दिया गया था, दूसरे वाले में अपनी एग्जिस्टिंग यूनिट को मॉडर्नाइज करने के लिए, उसको आप ऑटोमेशन करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए यहाँ पे पैसा दिया जा रहा है। समझे वर्ड यहाँ पे? ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा, अगर आपकी एग्जिस्टिंग यूनिट है तो आप कभी भी फर्स्ट में नहीं जाओगे, फिर आप सेकंड वाले लोन के लिए आप जाओगे। क्लियर बेटा यहाँ पे? समझ में आया? तीसरा बच्चा पे आता है क्रेडिट गारंटी। अब बच्चा नाम का स्कीम पढ़ो, क्या लिखा गया, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। ठीक है जी। और ये बच्चों जो क्रेडिट गारंटी है ना बच्चों, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ना गवर्नमेंट गारंटी देती है बैंक्स को कि भाई तुम ना पैसा दो, एमएससी को तुम पैसा दो, और अगर इन फ्यूचर ये पे नहीं करेगा तो हम बैठे हैं, हमसे ले लेना ये। तो बच्चों ये अगर गारंटी बच्चों स्कीम के अंदर बच्चों अल्टीमेटली कौन गारंटी दे रहा है, तो चेक करो यहाँ पे जस्ट एनकरेज करने के लिए फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को कि आप अपना सेल्फ अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करो, और उसके लिए गारंटी दी जाएगी, क्रेडिट गारंटी सपोर्ट मिलेगा। और वो भी आपको देखो कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी, कोई थर्ड पार्टी गारंटी, फ्री लोन आपको मिलेगा फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज इन द एब्सेंस ऑफ कलेक्टर। मुझे बताओ, अगर जनरली बैंक से लोन लेते हो तो क्या आपको कोई सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ती है, कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है? बट यहाँ पे आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी, गवर्नमेंट ने स्कीम बना दी है कि उनको फ्री कर दिया, अभी आप बस अपना बिजनेस डेवलप करो। अगर आपके पास कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है तो आपको कुछ अटैच करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई आपको थर्ड पार्टी वहां पे देना पड़ेगा, कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है यहाँ पे, और ये स्कीम भी बच्चों किस पे अप्लाई होगी, सब पे होती है, एग्जिस्टिंग हो या कोई नया हो, सब पे अप्लाई हो जाएगा। नहीं, माइक्रो स्मॉल के लिए। हाँ जी, क्लियर बेटा यहाँ पे? ठीक है, दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज द क्लस्टर। बच्चों एक नई स्कीम यहाँ पे आई थी बेटा, किस नाम से आई थी, क्लस्टर
डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये जो बताया क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या होता है बेटा, अभी मैंने आपको एक एनएसआईसी में एक पॉइंट बताया था कि दैट इज अ कंसोर्टिया फैसिलिटी। कंसोर्टिया का मतलब क्या था, ग्रुप फैसिलिटी। तो मुझे बताओ बेटा, क्या इसी चीज के रिगार्डिंग वहां पे क्या हम कोई ऐसे सेंटर्स बना सकते हैं क्या जहां पे कॉमन फैसिलिटी उनको मिले सभी एमएससी को। आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, याद होगा, जिसने ग्रुप 2 किया हुआ है, दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट। उसमें ना रिसर्च पार्क बना देते थे, और वो एक ही जगह पे रिसर्च पार्क के अंदर सारे के जो एससीजेड में यूनिट आते थे वहीं पे बैठ के रिसर्च कर सकते थे। याद आ रहा है पॉइंट बेटा यहाँ पे, तो वही फैसिलिटी बेटा यहाँ पे आपको दी गई है। अगर मैं आपको ये कह दूं बेटा, इसी सेंटर पे आपको बुक्स की मतलब एक लाइब्रेरी भी मिलेगी, आपको यहाँ पे क्लासेस भी मिलेंगी, आपको कोई डाउट लेने के लिए टीचर भी यही मिलेगा, क्लियर, आपको खाना बनाने के लिए किचन भी यही मिलेगी, सब कुछ यही मिलेगा आपको, क्लियर, तो बेनिफिट होगा नहीं होगा। तो बच्चों इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या बोलते हैं इसको बेटा, क्लस्टर। तो बच्चा वहां पे क्या उनका एक कॉमन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती नहीं की जा सकती है, तो बच्चा इसके लिए भी एक स्कीम यहाँ पे बनाई गई थी। ठीक है, और ये ज्यादा बच्चों को पता है किसमें आती है, लाइक एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों, आज के टाइम में आपने देखा होगा माइक्रो एंड बच्चों स्मॉल एंटरप्राइज में ना एक सबसे ज्यादा एक एरिया डेवलप कर रहा है स्कूटी, इलेक्ट्रॉनिक वाली, जो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी जो आती है बेटा यहाँ पे, वो सबसे ज्यादा इसमें आ रही है, जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज में आती है बेटा आपकी, क्लियर। तो मुझे बताओ, उनके जो रिसर्च सेंटर होते हैं, उनका जो चार्जिंग स्टेशन होता है, क्या वो कॉमन बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। और उनके देखा भी होगा मेट्रो स्टेशन के आसपास दिल्ली में कॉमन वहां पे उनके इलेक्ट्रॉनिक वहां पे सेंटर्स वहां पे बनाए गए हैं कि जहां पे वो इन चीजों को चार्ज कर सकते हैं। समझ में वर्ड यहाँ पर, तो बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, लाइक है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि जहां पे उनको कॉमन फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाती है। समझ वर्ड यहाँ पर इजी है। तो पढ़ो बेटा यहाँ पे क्या लिखा गया, दिस स्कीम इज फॉर्मुलेटेड टू सपोर्ट हिज द सस्टेनेबिलिटी एंड द ग्रोथ ऑफ एमएससी। बच्चों कैसे, जो भी उनके कॉमन इश्यूज आते हैं, ठीक है जी, लाइक टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना है, स्किल्स, एएमपी, क्वालिटी, मार्केट एसेस, तो बच्चों उन चीजों को वो एड्रेस करते हैं, देखते हैं, और उनके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, एक एरिया उनको प्रोवाइड किया जाएगा, कोई नया एरिया या एग्जिस्टिंग एरिया, जहां पे बैठ के बेटा वो क्या क्या कर सकते हैं, उनको कॉमन फैसिलिटी सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा। किस किस चीज के लिए, टेस्टिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, रॉ मटेरियल डिपोट, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, जो सब चीजें वहां पे प्रोवाइड की जाएगी। और साथ में क्या दिया जाएगा उनको, ग्रीन एंड द सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी उनको दी जाएगी फॉर द क्लस्टर। भाई इस एरिया में आप ये चीजें कर सकते हो। ठीक है यहाँ पे, तो बेटा मुझे लगता है ये वाली स्कीम आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली ये स्कीम ऐड हुई थी, तो जा रहे नहीं, कोरोना टाइम पे स्कीम आई थी ये, क्लियर। और बेटा देखो स्कीम को एक नाम और दिया गया, लाइक एज द प्लग एंड प्ले, प्लग एंड द प्ले फैसिलिटी, मतलब प्लग एंड प्ले, क्लियर। तो मतलब कहीं भी आप फोन चार्ज कर लेते हो ना, क्लियर, वही इसका मतलब यहाँ पे दिया गया है, क्लियर। तो यह क्या, मुझे बताओ कि आपका फोन चार्ज सिर्फ घर पे ही होगा या कहीं भी प्लग एंड प्ले तो दिस द पॉइंट, तो ये भी वही है आपका, ऐसी स्कीम यहाँ पे आपको दी गई है, याद रखोगे बट बेटा, ठीक है जी। तो दिस स्कीम इज कॉल्ड द क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इजी है। अब जो नेक्स्ट स्कीम बेटा यहाँ पे आई, दैट्स कॉल्ड द सफूर्ती। किस नाम से आई थी, स्फूर्ति। अब देखो स्फूर्ति में बेटा यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो जो बहुत सारे जो ट्रेडिशनल बिजनेस चलते आ रहे हैं, हाँ जी बता सकते हो व्हाट इज ट्रेडिशनल बिजनेस। कहते हैं ना ये हमारे देश की परंपरा है, हाँ, कि भाई कुछ चीजें रीति रिवाज हैं, और उस रीति रिवाज के रिगार्डिंग बेटा वो बिजनेस वहां पे चलते रहते हैं, ठीक है यहाँ पे। तो बेटा मुझे बताओ, जो भी हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस है उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, है ना। तो बेटा यहाँ पे ना इस स्कीम के अंदर ना सिर्फ सारे बिजनेस की बात नहीं की गई थी, हमने उन माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज में जो ट्रेडिंग बिजनेस में आते हैं बेटा, हम उनको अपग्रेड करने के लिए स्कीम यहाँ पे बनाई गई थी। जैसे बच्चों कौन कौन सी होगी, लाइक हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, एग्रो प्रोसेसिंग, बैम्बू, हनी, कॉर्न, खादी, तो ये सब क्या बेटा अभी ट्रेडिशनल बिजनेस है ये। और क्या इन बिजनेस को भी अपग्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इनको भी मॉडर्नाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए बेटा पे। तो इस स्कीम में बेटा इनके रिगार्डिंग बात की गई थी, दैट इज मीनिंग क्या लिखा, स्फूर्ति। समझे वर्ड यहाँ पे, तो स्फूर्ति की फुल फॉर्म देखो क्या लिखा गया, फंड्स फॉर रीजनरेशन। किस बिजनेस को रीजनरेशन करना है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को रीजनरेट करना है, ट्रेडिशनल, तो ये वर्ड बेटा आपको याद रखना है, ट्रेडिशनल बिजनेस को रीजनरेट करना, याद रखोगे वर्ड बेटा।
समझ में आया? पढ़ के देखो बच्चों, समझ में आ जाएगा। तो बच्चों जो भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है या फिर आर्टिसंस है, व्हाट इज द आर्टिसंस? पेंटर, क्या बोल सकते हैं, लाइक पेंटर, सिंपल थिंग, जो आर्टिस्टिक वर्क करते हैं, जो एक स्किल्स यूज करते हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं? आर्टिसंस। बच्चों यहाँ पे उनको, बच्चों उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उनके वैल्यू एडिशन करने के लिए, ठीक है, उनके प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव करने के लिए, ट्रेडिशनल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए क्या बेटा ये स्कीम काम करेगी नहीं करेगी? तो आंसर इज यस। तो उनकी भी इनकम बढ़ाने के बेटा यहाँ पे काम किया गया है, ठीक है जी। और दूसरा बच्चों ये ज्यादातर किस पे अप्लाई होता है? जो एग्जिस्टिंग आर्टिसंस है बच्चों, वहां पे इसके ऊपर अप्लाई होता है। किसमें? ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में। अब मुझे बताओ हैंडीक्राफ्ट में जो अलग अलग डिजाइन बनाए जाते हैं, ठीक है, तो ये किसको बनाता है? लाइक एज द आर्टिसंस, ठीक है, यहाँ पे जो वहां पे लिया है पे। और ये स्कीम बच्चों उनको क्या करती है बेटा? ट्रेडिशनल इंडस्ट्री असिस्टेंस को सपोर्ट करती है एंड उनको जो एक सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट बच्चों वहां पे प्रोवाइड करती है थ्रू द हार्ड इंटरवेंशन इन द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एज द CFC, रो मेटल बैंक्स, ठीक है जी, लेटेस्ट मशीनरी। तो जो ये सारी चीज उनको वहां पे प्रोवाइड की जाती है, हार्ड मशीनरी प्रोवाइड की जाती है उनको, ठीक है। यहाँ पे तो सोचो बेटा, पहले जमाने में जो हैंडीक्राफ्ट से काम करते थे तो कितनी उनको प्रॉब्लम वहां पे आती थी, बहुत ज्यादा मेहनत उनकी होती थी। लेकिन अब वो लेटेस्ट मशीनरी क्या उनको प्रोवाइड गवर्नमेंट करती नहीं करती है कि भाई इन चीजों की रिगार्डिंग मशीनरी बन चुके हैं, आप इसके थ्रू वहां पे काम कर सकते हो, ठीक है बेटा। यहाँ पे और देखो यहाँ पे गवर्नमेंट इसमें कितना फाइनेंस करती है अपनी तरफ से, ठीक है। यहाँ पे तो इतना जो पैसा वहां पे फाइनेंस किया जाता है, एक तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में, J&K में और हिल एरियाज में। तो मेनली तो आपको पता है मेन ज्यादातर वहीं पे ट्रेडिशनल वर्क सबसे ज्यादा होता है, हिल एरिया साइड में। कहते हैं ना, आप खुद अगर हिल एरिया साइड जाते हैं वहां पे, यार कुछ यहाँ की चीजें दिखाओ, क्या की खासियत क्या है, बेटा वो यहाँ पे वर्ड लिया जाता है। स्कीम समझ में आ रही है बच्चों जो हम पढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर? हाँ, बेटा एग्जाम में अगर कोई स्कीम आती है तो उसके नाम से ही क्या उसके अंदर आप लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे? बताओ मुझे, बताओ अगर क्लस्टर डेवलपमेंट आता है क्या लिखोगे? क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या लिखोगे? अपग्रेड करते हैं, कॉमन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, टेस्टिंग के रिगार्डिंग, है ना। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में क्या लिखोगे? MSc को मिलता है लेकिन उनको 10% अपना पैसा लगाना होता है और 90% और 5% स्पेशल कैटेगरी को लगाना होता है, 95% उनको लोन वहां पे प्रोवाइड हो जाएगा। याद रखोगे बड़े बेटा में? तो एक काम करो, जो पहले जितना हुआ एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो, साथ साथ याद करते हुए चलो, फिर आगे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट की बेटा यहाँ पे आती है, दैट्स कॉल्ड द एंटरप्रेन्योरशिप एंड द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर? तो जो एक ना एक स्टार्टिंग में एक बचपन में लाइन बोली जाती थी, आपने अगर सुनी हो 11th 12th क्लास में, कि जो लीडर्स होते हैं ना वो लीडर्स बाय बर्थ होते हैं, लीडर्स बनते हैं, बनाए नहीं जाते। सुना होगा आपने वर्ड ये, है ना। मतलब तो सेम थिंग बच्चों, यहाँ पे ना आपने एक वर्ड सुना होगा, मैनेजमेंट जो होता है सिर्फ बनते हैं बनाए नहीं जाते। मोदी जी कहते हैं नहीं ये चीज नहीं होती है, लीडर्स कोई ऊपर से बन के नहीं आते हैं, जो आपके यहाँ के एक्सपीरियंस आप देखोगे उसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे ना बच्चों उनका सिर्फ मेन ही पर्पज था कि हर किसी का अपना बिजनेस होना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा बढ़ेगा। तो मुझे बताओ, हर किसी को लीडर बनाने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए क्या ट्रेनिंग करवाई जा सकती है? उनको स्किल्स प्रोवाइड किया जा सकता है, उनको लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। तो बेटा वो सारी चीजों को मिक्स करके जो एक एंटरप्रेन्योर को चाहिए, बेटा एक ऐसी स्कीम क्या बनाई गई है? एंटरप्रेन्योरशिप स्किल एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। और बच्चों यहाँ पे देखो ये वर्ड हाईलाइट करना जो मैं हाईलाइट करा रहा हूँ, प्रमोट द न्यू एंटरप्राइज कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज, नंबर 1 पॉइंट। अगर कोई नई एंटरप्राइज है तो उसको प्रमोट किया जाएगा, बनाया जाएगा, और कोई अगर एग्जिस्टिंग है तो उसको अपग्रेड किया जाएगा। दूसरा बच्चों ये जो स्कीम है ये हर एक पर अप्लाई होती है, नई एंटरप्रेन्योर पे भी होती है और एग्जिस्टिंग पर भी अप्लाई होती है। तीसरी चीज बच्चों आपको क्या बताएगी बेटा यहाँ पे, कि ये किस लिए बच्चों फैसिलिटी कर रहा है? एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अवेयरनेस के लिए, मोटिवेट करने के लिए, SC में, ST में, वीमेन में, डिफरेंट टेबल में, एक्स सर्विसमैन में, BPL पर्सन में, कि भाई आपके पास ये भी एक ऑप्शन है। मतलब आप अपना सिर्फ ये ऑप्शन मत मानो कि आपको किसी के अंडर काम करना है, आप अपना खुद का एक एंटरप्रेन्योरशिप में काम कर सकते हो, आप अपना खुद का एक बिजनेस वहां पे डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा, जैसे देखो किस किस बिजनेस हमें, एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स, हॉर्सरी, फूड एंड द फ्रूट प्रोसेसिंग, कारपेट, मैकेनिकल, मतलब बहुत सारे बिजनेस बच्चों पे। तो उन सब बिजनेस को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से बिजनेस जा सकते हो, तो एटसेट्रा लिख देना है यहाँ पे, फूड बिजनेस, क्लियर, टेक्सटाइल बिजनेस, तो इनमें आप जस्ट जा सकते हो यहाँ पे। और इस स्कीम का जो मेन बेनिफिट क्या होता है बच्चों, वर्ड हाइलाइट करना, मैनेजमेंट
कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग करवानी है जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, और इनकी बच्चों गवर्नमेंट ट्रेनिंग भी कराती है कि आप अपने बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकते हो, किस तरीके से बच्चों काम कर सकते हो, तो बेटा वो उनको डेवलप वहां पे किया जाता है। एंड साथ में और किसको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके स्टाफ को, सुपरवाइजरी स्टाफ को, लाइक इंडस्ट्री मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, फाइनेंस कैपिटल मैनेजमेंट। क्या सब डिपार्टमेंट होते हैं क्या कंपनी में, सुना होगा आपने। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, तो इसमें सब में उनको वहां पर सिखाया जाता है भी किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हो, अपनी इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हो। समझ में आया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो स्कीम में अल्टीमेटली कहना क्या चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, मोटिवेशन चाहिए और स्किल्स बढ़ाने हैं। मुझे लगता है इसमें आप बल्कि इससे ज्यादा लिख सकते हो, आप इसमें थोड़ा सा बता सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, ठीक है, और उसको वो क्या काम कर सकता है, उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, तो ये सब स्कीम में आपका कवर किया गया है। कर लोगे, बोलो। सेम बच्चों ये देखो इसमें भी आ गया, क्या करवा रहे हैं यहाँ पे उनको बेटा, ठीक है। तो ये भी बच्चों यहाँ पर कहीं ना कहीं इसी का ही पार्ट है ये, कि दिस स्कीम टारगेट्स टू क्रिएट एंड द स्ट्रेंथ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द असिस्टेंट फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप एंड द स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के करवाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, और मुझे लगता नहीं है एटीआई स्कीम आपसे पूछेंगे, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं ऐसे इतना बड़ा मैटर। क्लियर। नेक्स्ट बेटा ये बता दो ये क्या है, पर विकास योजना। गुड। तो बेटा यहाँ पे देखो इसमें बच्चों लिखा गया बेटा में, तो बच्चों किसको कवर किया जाएगा, तो लिखा गया बेटा यहाँ पे इसका एम क्या था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपोजिट टू द रूरल। रूरल जो आर्टिसन उसको लिया गया था, जो विमेन आर्टिसन है, जो कोकोनट, जो लिखा बेटा हमें, तो रीजन प्रोसेसिंग द कोकोनट हस्क, तो जो उस एरिया के लिए मुझे बनाया गया था ये, कि जो उस तरह की जो एक अलग एक्टिविटी रखते हैं, मतलब उनके अंदर अलग स्किल्स हैं, तो उनको डेवलप करने के लिए काम वहाँ पे किया गया बेटा। और इसमें जो लिखा गया है, उनकी भी जो ट्रेनिंग वहाँ पे करवाई जाएगी इन द प्रोसेसिंग द कोर एंड द वैल्यू एडिशन टू द पोटेंशियल वर्कर्स, कोर आर्टिसंस या कोर एंटरप्रेन्योर्स जो इस एरिया में करना चाहते हैं। क्लियर बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो उस बिजनेस को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। तो क्या क्या बच्चों का मेन बेनिफिट है, नंबर 1 ट्रेनिंग करवाई जाएगी, नंबर 2 कहाँ पे, हाँ जी, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम करवाए जाएंगे, सेमिनार्स करवाए जाएंगे डेवलपमेंट करने के लिए, एंड कंडक्टिंग द एक्सपोजर टूर्स, कुछ टूर वहां पे कंडक्ट किए जाएंगे भी, आपको अगर वहां पे विजिट करना है तो जो इसके रिगार्डिंग वहां पे किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और आपको पता है इन चीजों के लिए बेटा साइंस में होता है, आपने सुना होगा पहले एक स्कूल टाइम में होता था, एक वैन आती थी, साइंस वैन बोलते थे उसको हम, उसमें साइंस की रिगार्डिंग सारी साइंस की होती थी। एक स्पेस वैन भी चली थी, स्पेस वैन का मतलब उसमें ना स्पेस के रिगार्डिंग क्या क्या जो डेवलपमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, वो सारी चीज उसमें बताई जाती थी, ठीक है। यहाँ पे तो अब उसके बाद शायद वो खत्म ही हो गया, वही वैन वो किडनैपर के लिए यूज होने लगे। ओमनी ओमनी करके आती थी ना वो। अच्छा आप सरकारी स्कूल से पढ़े होंगे, आ जाओ। नेक्स्ट वन, प्रोक्योरमेंट एंड द मार्केटिंग स्पॉट स्कीम। बच्चों देखो मार्केटिंग के लिए, बच्चों ध्यान से मुझे बताओ, मार्केटिंग क्या गवर्नमेंट एमएसएमई के लिए कुछ ट्रेड फेयर करवा सकती है। आपको पता है प्रगति मैदान में एवरी मंथ एक ना एक ट्रेड फेयर जरूर लगता है। फेमस तो आपका दूसरे वाला हुआ है जो नवंबर में ट्रेड फेयर चलता है, लेकिन बेटा एवरी ईयर वो ट्रेड फेयर तो होता ही होता है, इसके अलावा एवरी मंथ भी कुछ ट्रेड फेयर चलते रहते हैं, ऑटोमोबाइल्स के, एजुकेशन के, ठीक है। यहाँ पे बच्चों मैंने ना 3 साल पहले ट्रेड फेयर में, मतलब जो प्रगति मैदान ट्रेड फेयर है वहां मैंने ज्वाइन किया था। एजुकेशन के मतलब ऐसे ऐसे लेटेस्ट सिस्टम मैंने देखे एजुकेशन के, मतलब कभी जो मार्केट डेवलप ही नहीं हुआ अभी तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है एक ऐसा प्रोजेक्टर आया है, मतलब उस प्रोजेक्टर में यहीं पे उस प्रोजेक्टर के अंदर लिख भी सकते हो साथ साथ में, नहीं प्रोजेक्टर से लाइट ही आएगी और उसी लाइट के अंदर ही साथ साथ प्रोजेक्टर के अंदर ही आप लिख पाओगे, ठीक है। यहाँ पे एंड वो उसकी कॉस्ट थी अप्रोक्सीमेट 4.5 लाख रुपए की, है ना। तो मैं अपनी इनकम से क्या कर सकता हूँ, आ जाओ बेटा पे। तो बेटा यहाँ पे उनकी जो लिखा गया है, प्रमोट किया जाएगा उनको, किस चीज के लिए बच्चों प्रमोट किया जाएगा, मार्केट। बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ नाम से समझ जाना कि किस चीज के रिगार्डिंग बेटा में बात की जा रही है। तो मार्केट, नई मार्केट एसेस करने के लिए, है ना, नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ज्वाइन करने के लिए, एग्जीबिशंस के लिए,
एमएसएमई एक्सपो के लिए पूरे कंट्री में उनको प्रमोट किया जा रहा है कि चलो जी डेवलपमेंट करो, मार्केटिंग करो, अपने बिजनेस को डेवलप करो। तो उन चीजों के लिए बेटा पे प्रमोट किया जा रहा है, तो उसके लिए अवेयरनेस बच्चों पे किया जा रहा है। पढ़ के देखो तो समझ में आ रहा है, बहुत इजी स्टोरी है। पढ़ के देखो तो जल्दी से फास्ट समझ में आ रही है स्टोरी आपको। इसमें नेशनल ट्रेड फेयर कराए जा रहे हैं, मार्केट ऐसे डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई जा रही है। नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम, कहाँ के लिए उनको प्रमोट किया जा रहा है? इंटरनेशनल। तो बच्चों क्या उनको अलाउड किया जाता है कि आप इंटरनेशनली जाके प्रोडक्ट को डेवलप कीजिए? ठीक है यहाँ पे। और बेटा इसके लिए ना एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, अगर सुनी हो आपने, पैडमैन, देखी हुई है? तो उसका बिजनेस पहले छोटे लेवल पे स्टार्ट हुआ और देन फिर वो इंटरनेशनल बेस पे जाके उसने वहां पे भी स्पीच दिया था। तो दैट्स कॉल्ड बेटा वहां पे, तो उसको किस चीज के लिए अलाउड किया गया था? इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम के अंदर उसको वहां पे प्रमोट किया गया था। तो बच्चों क्या नाम है, देखो ध्यान से पढ़ो, कैपेसिटी बिल्डिंग, और कहाँ पे बच्चों? एक्सपोर्ट मार्केट के लिए हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो स्कीम जो हमें बनाई गई है कि भाई सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए लार्ज इंडस्ट्री नहीं है, एमएसईबी जो है बेटा वो भी यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम किस चीज के बच्चों करा रहे हैं काम? इंटरनेशनल एग्जीबिशन करा रहे हैं, फेयर्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स इंटरनेशनल बेस पे, कि जहां पर बायर सेलर अब्रॉड, समझ रहे हो, मतलब अब्रॉड भी आपकी ट्रेनिंग वहां पे हो रही है। तो बेटा उनके प्रमोट तो क्या होता है ना इस चीज के लिए, तो पहले एक चीज बताओ, तभी तो बैंक ने फाइनेंस दिया है गवर्नमेंट की स्कीम में, ताकि आप अपना बिजनेस करो, आप डेवलप करो। आपको पता है, जैसे इसमें एग्जाम्पल लेता हूँ, आपने एक एंटरप्राइज का नाम सुना होगा, हल्दीराम। पहले बेटा कुछ भी नहीं था ये, हल्दीराम कुछ भी नहीं था। अगर मैं आज से 20 साल पहले की बात करता हूँ तो कोई हल्दीराम को जानता तक नहीं था। तो वो सबसे पहले उसको एक छोटी सी शॉप थी, उससे स्टार्ट हुआ, और देन फिर धीरे धीरे अपना उसने पहले बिजनेस जो डेवलप किया, फिर दिल्ली में उसके बहुत सारे सेंटर्स बने, और आज के टाइम में इसका इतना नाम है कि उसके अब सेंटर्स इंटरनेशनली बन चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल पे। सोचिए यहाँ पे जरूरी नहीं होता कि एक के पास नहीं आया, तो पहले हमने ये कोई कहा कि आप डायरेक्ट एमएससी खोलो, डायरेक्ट आप अब्रॉड पहुंच जाओ। जब पहले स्कीम किसके लिए दे रखी है? पहले इंडिया में दे रखी है। पहले इंडिया से आप पैसा अपना डेवलप करो, यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आओ, और जब आपका बिजनेस डेवलप हो जाए तो आपको हम मना नहीं कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल बेस पे भी जा सकते हो। ठीक है जी यहाँ पे। हाँ जी, नेक्स्ट स्कीम है जो किसके लिए आई थी ये? तो इनको भी प्रोवाइड करने के लिए किया गया था कि इनको भी प्रोफेशनल सपोर्ट मिलेगा, नहीं तो ये चिढ़ जाएंगे ना, कहेंगे कि हमारे लिए तो कुछ सोचा ही नहीं है। इनके लिए तो बहुत कुछ सोचा हुआ है ना। तो एससी एसटी के लिए ट्रेडिंग के लिए बेटा यहाँ पे इनकी भी एक पॉलिसी बनाई जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग बेटा इनकी भी ट्रेडिंग को डेवलप यहाँ पे किया जाएगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट वन, एस्पायर। नाम समझो, एस्पायर में किसकी बात कर रहे हैं? प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड द एंटरप्रेन्योरशिप। तो कौन से एरिया को बेटा लिया जाएगा? रूरल इंडस्ट्रीज को। ठीक है जी। तो रूरल एरिया को भी बच्चों डेवलप करना है, कि वहां भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, कि वो खुद के इंटरप्राइज बनाए, खुद बिजनेस करे, एंटरप्रेन्योर बने। तो ये सब चीजें वहां पे उनकी अलाउड की जाएगी। तो चेक करो बेटा इसमें क्या लिखा है बेटा। उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? नेटवर्क बनाना है। किस चीज का नेटवर्क बनाना है? लिवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन एंटर द प्रोमिनेंटली ऑफ द इन द रूरल एंड द अंडर सर्व्ड एरियाज। तो वहां भी वो काम कर पाए, रूरल एरिया में जो काम कर पाए, और वहां भी बच्चों हम इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इन चीजों को प्रमोट कर पाए बाय एम्पावरिंग द बेनिफिशियरी इन द माइक्रो एंटरप्राइज। क्या कराना चाहिए बेटा वहां पे? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बेटा वहां पे करने चाहिए, स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम पे करवाने हैं। पढ़ के देखो, समझ में आ रहा है आपको चाहिए? आओ चलो नेक्स्ट स्कीम करते बेटा। नाम से भी पता चल रहा है बच्चों, यहाँ पे वर्ड देखो क्या आ गया, सब ऑर्डिनेट फॉर द स्ट्रेस एमएसएमई। मुझे एक चीज बताओ, एक लोन को पे करने के लिए क्या दूसरा लोन ले सकते हो? एक बैंक से लोन लिया, मैं उसका लोन पे नहीं कर पा रहा हूँ, उसी बैंक से दूसरा लोन ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि पहले वाले लोन की पेमेंट करनी है। अलाउड है क्या?
नहीं है, नहीं है, बट यहाँ पे अलाउड किया गया है, यहाँ पे स्कीम में अलाउड किया गया है। और बच्चों एक ऐसी एक एमएसएमई जो स्ट्रेस में है, स्ट्रेस मतलब बच्चों लोन पे नहीं कर पा रही है, तो बेटा क्या उसको भी क्रेडिट गारंटी स्कीम मतलब प्रोवाइड किया जाती है, लिखा है बेटा उसको एक सब उन्हें डेप्ट दिया जाएगा हेल्प के लिए। किस इसके लिए हेल्प के लिए? रिवाइव करने के लिए एमएसएमई को। या तो उसके बच्चों डेप्ट क्या बन चुके हैं? एनपीए, दैट इज द नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। एनपीए बेटा पता है कब बनता है? जब आप लोन पे नहीं करते हो, लोन की ड्यू डेट आ गई और लोन की ड्यू डेट आने के बाद 90 डेज तक बैंक वेट करता है आपका क्या पे करोगे, और 90 डेज तक भी आप पे नहीं करते तो बैंक का जो लोन है वो क्या बन जाता है? एनपीए, और वो उस पर्सन को डिफॉल्टर की लिस्ट में डाल देता है कि भाई ये डिफॉल्टर है और ये पैसा पे नहीं कर रहा है। तो जो क्या एक अगर एक एमएसएमई एनपीए में आ चुका है उसका लोन, तो क्या उसको बचाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है? नहीं हो सकती है? तो हो सकती है यहाँ पे। तो ये स्कीम यहाँ पे प्रोवाइड की गई है बच्चों को, ठीक है, कि जहां पर अगर कोई लोन का डिफिकल्ट है तो एक सब डेप्ट उसको जो दिया जा सकता है फॉर फाइनेंसिंग टू द एमएसएमई यूनिट्स, उसको लोन बचाओ में मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इवन वो लोन की पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो भी लोन का उनको और भी लोन वहां पे प्रोवाइड किया जा सकता है, मिलता है, कम में नहीं मिलता। वो डिपेंड करता है, वो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, ठीक है, क्लियर, तो ज्यादा नहीं होता इनका। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट स्कीम आती है दैट इज द सेल्फ रिलायंट इंडिया। और ये आपने ना वर्ड हर जगह सुना भी होगा, आत्मनिर्भर भारत। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आत्मनिर्भर भारत? मतलब इंडिपेंडेंट बनना है आपको, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है आपको, ठीक है जी। यहाँ पे तो किसी पे डिपेंड मतलब ये नहीं है कि क्लास से भाग जाओगे मेरी आप, समझ रहे हो, इतना भी निर्भर नहीं बनना, आत्मनिर्भर नहीं बनना है आपको। तो दैट्स मीन, तो बच्चों यहाँ पे बच्चों ये स्कीम अभी लॉन्च हुई है और इसमें बच्चों इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए यहाँ पे कौन सा रास्ता अपनाया गया था? सेल्फ रिलायंट, कि भाई आपको आत्मनिर्भर भारत बनना है। और आपको पता है ये बच्चों स्कीम आने के बाद से ना, आपको पता है मैक्सिमम लोगों ने चाइनीज सामान खरीदना छोड़ दिया है। अब आज के टाइम में मुझे बताओ कोई सामान मिलता है तो अगर उस पर वर्ड मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, आप लोग उस पर टेस्ट करते नहीं करते यार अब इंडिया का बना हुआ अच्छा होगा, और उस पर अगर मेड इन चाइना लिखा है तो दो प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, एक पे मेड इन इंडिया लिखा है वही सेम प्रोडक्ट मेड इन चाइना भी लिखा हुआ है, कौन सा खरीदोगे आप? तो दैट सब इसको बोलते हैं सेल्फ रिलायंट, क्लियर। और दूसरा आपको पता है हेल्थ के रिगार्डिंग लोग इतने कॉन्शियस हो गए हैं कि उन्होंने ये जो कोल्ड ड्रिंक होती है ये भी छोड़ दिया ऑलमोस्ट, मैक्सिमम, पूरी कंप्लीटली नहीं छोड़ी है बट मैक्सिमम कम हो गई है। और लोग इन चीजों पे आ चुके हैं जो आत्मनिर्भर भारत में, कि जो जूस, मौसमी जूस, अनार जूस, है ना, तो वो बेटा वहां पे लेते हैं। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत के लिए बेटा स्कीम यहाँ पे बनाई गई, और इस फंड में जो इस तरीके से बनाया गया कि आपको ना लिवरेज द स्ट्रेंथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द ग्रोथ कैपिटल टू वाइबल द एमएसएमई डेफिनेट ग्रोथ प्लान बेटा यहाँ पे तैयार किया जाएगा। और इसको एक नाम और दिया गया था, किस नाम से जो दिया गया था? आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। और बेटा इसमें ना टारगेट बता, जीडीपी का कितना टारगेट लिया गया है पता है? 5 ट्रिलियन, बिलियन नहीं ट्रिलियन, तो $5 ट्रिलियन जीडीपी टारगेट लिया गया था इसके अंदर। अभी यहां तक पहुंचे नहीं है बट पहुंच जाएंगे वेरी सुन। क्या? हाँ, जापान में आ रहे हैं तो इंडिया पे इंपैक्ट आएगा, क्लियर पॉइंट बेटा। यहाँ पे लास्ट स्कीम बेटा यहाँ पे क्या लिखी बच्चों? अभी लास्ट वन, संबंध। और संबंध के लिए तो हमने एक पॉइंट भी पढ़ लिया था, उद्यम रजिस्ट्रेशन, याद आ रहे हैं? हाँ, तो संबंध बनाने के लिए तो किया था हमने वो, गवर्नमेंट से हमारे संबंध रहे, क्लियर। तो बेटा यहाँ पे सेम थिंग बेटा, एक पोर्टल प्रोवाइड किया जाएगा, किस नाम से बच्चों पोर्टल है? एमएसएमई संबंध पोर्टल। और ये बच्चों लॉन्च किया जाता है पब्लिक, एज द पब्लिक प्रोग्राम पोर्टल। कहाँ बच्चों मेन ऑब्जेक्ट क्या है? इंप्लीमेंट करना है कि भाई गवर्नमेंट ने एमएसआई के लिए क्या क्या बच्चों पे किया हुआ है, क्या स्कीम निकाली हुई है, क्या क्या बेटा, तो वो सारी चीज आप इसको प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है। और इसमें बच्चों हर एक सेंट्रल मिनिस्ट्री को, हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक पीएसयू को बच्चों एक एनुअल गोल दिया जाता है, जिसमें आपको पता है ना एनुअल परचेजेस का 25% किससे खरीदना है उनको हमेशा?
तो बच्चों एमएससी को कैसे पता चलेगा कोई टेंडर निकलने वाला है? बेटा नहीं, एनएसआईसी के पास भी कैसे डायरेक्ट को जाएंगे वहां पे? बेटा उनको पता चलता है एमएससी एमएसएमई संबंध पोर्टल से। तो वहां पे आता है कि गवर्नमेंट का टेंडर निकलने वाला है, और जैसे ही टेंडर निकलने वाला होता है तो आप वहां पे एनएचआईसी से आप कॉन्टेक्ट करके वहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। समझ बने यहाँ पे। और बाकी तो आपको पता ही है 25 में से 4% किसके लिए होता है? SC ST के लिए, और 3% किसके लिए होता था? तो ये सारा काम वहां पे आपका आ सकता है। क्लियर बच्चों? इसमें कुछ स्कीम को इंपोर्ट मार्क कर लो, संबंध वाली स्कीम इंपोर्ट मार्क कर लो। ठीक है, सेकंड थिंग बेटा इसमें स्कीम ले लो सफूर्ती, एंटरप्रेन्योर स्किल एंड द डेवलपमेंट प्रोग्राम, पूर्ति बेटा ने ले लिया। ठीक है, ये वाली स्कीम ले लो बेटा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये फर्स्ट वन प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। बेटा ये वाली स्कीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी स्कीम है जो आपको पढ़नी है, कर लोगे? ठीक है जी, तो इसके साथ बच्चों आपका ये एमएसएमई का चैप्टर बेटा कंप्लीट यहाँ पे हो गया है।